स्वागत करता हूँ आप सबका और आई होप यू विल लाइक द सेशन। इसमें आपके कुछ इनपुट्स है, आपके कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर आप बीच में अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा चैट बॉक्स में। सो सीधे उस क्वेश्चन को ले लेगा, सो आपकी क्वेरी साथ के साथ ही सॉल्व होती रहेगी। अपने साथ में मानिक जी भी हैं। मानिक जी हैज जॉइंड। Yeah. या नमस्कार मानिक जी, Yes, yes. वेलकम। नमस्कार नमस्कार। Welcome. जय हिंद। Yeah, Jai Hind, sir. So once again, friends, thank you so much, and all the best to all of you. Thank you. थैंक यू विजय जी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे बीच में काफ़ी सारे दिग्गज हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हीं में से मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा मानक जी राठौड़ को, जो केमिकल्स की फील्ड में है और काफ़ी सालों से काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मानक जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए अबाउट कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है और हमारे मेंबर्स को किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं या जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनके लिए प्लीज़ आप अपना कुछ इनसाइट शेयर करिए। मानक जी, ओवर टू यू प्लीज़। नमस्कार, जय जिनेंद्र। सबको मेरा जय जिनेंद्र। जय हिंद सब, नमस्कार। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना, सब तक पहुंच रही है? यस क्लियर है सब। अच्छा, देखिए, हम केमिकल के फील्ड में हैं, हम डाइज और केमिकल में डील करते हैं। पहले हम लोकली, हमारा बिजनेस पूरा लोकली था, लेकिन फिर हमारी नज़र हमारी नेबरिंग कंट्रीज पे गई, तो हमने हमारे एक्सपोर्ट की जो शुरुआत की वो पाकिस्तान से की। आज पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन हमने हमारे काम की शुरुआत पाकिस्तान से की। पाकिस्तान से काम करने के बाद हमने ये महसूस किया कि जितनी डिफिकल्ट मार्केट होती है वहां पर बिजनेस करना बहुत इजी होता है, क्योंकि यू डोंट फेस कंपटीशन। एक तो उस समय लोग पाकिस्तान जाने में डरते थे। मैं खुद कराची विजिट कर चुका हूँ, मेरे ऑफिस से लोग लाहौर, मुल्तान वगैरह सब जगह जा चुके हैं। तो वहां पर हमने बिजनेस शुरू किया और हमने एक ही चीज पे फोकस किया कि पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे लेकिन उधार नहीं देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वहां लोग तो बड़े प्यार से बोलते हैं, भाईजान बना देते हैं आपको जल्दी से, लेकिन हम किसी भी तरह के लालच में नहीं आए बिजनेस करते वक्त। और वहां पर पिछले 20 सालों से हम बिना किसी नुकसान किए बिजनेस किए जा रहे हैं। लेकिन एक खास बात जो एक्सपोर्ट में हमने महसूस की, हम आज 25-30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम एक तो हमारा कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, क्योंकि आज हम जितना भी काम कर रहे हैं ज्यादातर या तो एलसीज में कर रहे हैं या एडवांस पेमेंट या डॉक्यूमेंट के सामने। तो जब आप इन कंडीशंस पे काम करते हैं तो आप पे लोगों को भरोसा होना चाहिए। हमारे डाइज और केमिकल का एक्सपोर्ट मिलके सालाना 200 करोड़ के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 200 करोड़ हमें माल भेजने के पहले लेना होता है या उसकी एलसी लेनी होती है। तो जब हम इस तरह का काम करते हैं तो कमिटमेंट, क्वालिटी, ये सब चीजों की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमने इस चीज को महसूस किया है वो ये है कि हर जगह अपना एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जिसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंडेंडिंग एजेंट कहा जाता है। हमने हर जगह, हर कंट्री में इस बात को महसूस किया कि जब आप इंडेंडिंग एजेंट के थ्रू काम करते हैं तो आपका काम जल्दी एक्सपांड होता है और वो इंडेंडिंग एजेंट आपके और उस इंपोर्टर, उस कंट्री के इंपोर्टर के बीच में एक कड़ी बन जाता है। हमने
जैसे पाकिस्तान है, उसी तरह से डिफिकल्ट कंट्री है ईरान, उसमें भी बहुत काम किया। हम रेगुलर वहाँ काम करते हैं, एग्जिबिट भी करते हैं, वहां पर भी हमारे इंटेंडिंग एजेंट्स हैं। और हमने ये देखा है कि अगर डेवलप कंट्रीज से काम करना है तो कैसे करना है। हम डेवलप कंट्रीज में यूएस से भी काम करते हैं, जापान से काम करते हैं, कोरिया से काम करते हैं, इवन वी एक्सपोर्ट अवर प्रोडक्ट्स टू चाइना। लेकिन जब आप इन कंट्रीज में काम करते हैं तो आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए। हमने वहां पर ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने शुरू किए कि जो चाइना के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि चाइना ऑलवेज थिंक ऑफ बल्क प्रोडक्ट्स। हमने स्पेशलिटी केमिकल्स बनाए और वो चाइना भी एक्सपोर्ट। यूएस और यूरोप की मार्केट है वो कॉम्प्लायंसेस पे ज्यादा है, तो अगर उनको आप प्रॉपर कॉम्प्लायंसेस देंगे, प्रॉपर लैब रिपोर्ट्स देंगे, तो उन कंट्रीज के साथ भी अच्छा काम हो सकता है। वैसे एक्सपोर्ट के बारे में जो अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं वो तो बहुत अच्छी जानकारी आपको देंगे। मैंने ये मेरे अनुभव से पाया है कि आप किसी भी कंट्रीज में काम करो, इंटेंडिंग एजेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू करो। हम पाकिस्तान में काम करते थे, ईरान में काम करते हैं, नाइजीरिया जैसी डिफिकल्ट कंट्रीज में काम करते हैं, और डेवलप कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, कोरिया, चाइना, हर कंट्रीज में काम करते हैं। हम 2 किलो 5 किलो का भी एक्सपोर्ट करते हैं और कंटेनर्स में भी एक्सपोर्ट करते हैं। मींस जो छोटी क्वांटिटी वो कोरियर मोड से एक्सपोर्ट करते हैं, और बड़े हैं वो कंटेनर्स के हिसाब से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का हर फॉर्म हम करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, तो भी हमारे एक्सपोर्ट डिवीजन का 50% काम चालू है। प्लस हम मर्चेंट ट्रेड भी करते हैं। यानी इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने किसी दूसरी कंट्री से केमिकल लिया और थर्ड कंट्री में भेज दिया, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट ट्रेड। वो काम भी शुरू है। तो हमें अपने काम करने के तरीके इवॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस का अगर टेस्ट ले लिया तो लोकल बिजनेस से ज्यादा वो आपको अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं ये नहीं कहता लोकल बिजनेस नहीं करना चाहिए, लोकल बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन हमें इस देश के लिए फॉरेन अर्निंग भी अर्न करना जरूरी है। तो हमारा फोकस एक्सपोर्ट पे होना चाहिए। आप सब लोग आए हैं तो अभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से ये समझिए। मानक जी एक शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आपको इंडेंटिंग एजेंट्स कहाँ से मिलते हैं? देखिए हर कंट्री में इंडेंटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे इंपोर्टर होते हैं उसी तरह से लोग इंडेंटिंग एजेंट का काम करते हैं, जिनको कमीशन होता है 1% 2%, जैसे $10 $20, ये उनके वो अपने जो बुकिंग करते हैं आपके लिए उसमें ऐड करना है, कस्टमर से ही लेना है अल्टीमेटली आपको। ओके, लेकिन हर कंट्री में इंडेंटिंग एजेंट, अपने इंडिया में भी इंडेंटिंग एजेंट्स है। जो आपको किसी से भी इंपोर्ट करना है तो आपको इंडेंटिंग एजेंट मिल जाएंगे। उसी तरह से हर कंट्री में इंडेंटिंग एजेंट की परंपरा है, ग्रेट, तो उनको ढूंढना पड़ेगा। गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो, नहीं तो हम उनको जिनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए उनको सुनेंगे। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मानक जी फॉर योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्री संजय जी हैं, जो कि एक टेक्सटाइल वुवन के अंदर काफ़ी सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 15 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, एंड उनको ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार एक्सपोर्टर एज वेल। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा संजय जी को। संजय जी प्लीज़ आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। Jay Jininder, it's pleasure being here. Thank you, Gito and JBM.
और थैंक यू विजय जी और सिद्धेश जी, आपका आदेश हुआ, हम लोग आ गए। हमने यू। सुना है मानिक चंद साहब को हमने सुना है, इन्होंने आपको ब्रीफ तो दे ही दिया है। इन्होंने काफी अच्छा बताया कि इंडियन एजेंट वगैरह चाहिए वहाँ, वो अपनी हेल्प करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हमारे हम जो गारमेंट में फेस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनका कंटिन्यूएशन था तो मैं पहले वही से चालू कर रहा हूँ। हमारे गारमेंट फील्ड में क्या है, तो उनकी जो कमीशन बेस है वो आके 5% से चालू होती है, और 5% आके बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है इसमें। तो हमारे गारमेंट फील्ड में हम लोग एजेंसी के सिवाय हम लोग डायरेक्ट जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कि वो 5% का मार्जिन अपने लिए काफी मायना रखता है। और इसके सिवाय 5% के सिवाय अभी जो गवर्नमेंट की जो बाकी की पॉलिसीज है उसमें काफी चेंजेस आए हैं, ड्रॉबैक वगैरह कम हो गया है। पहले हमको ड्रॉबैक वगैरह काफी अच्छा मिलता था, जैसे 5%, 10%, 8%, एक जमाने में 25%, 30% भी मिला था। तो अभी ये सब कम होने की वजह से हम लोग, जो हमारा गारमेंट का फील्ड है उसमें हम लोग इंडियन एजेंट वगैरह हम लोग कम रखते हैं, जैसे एजेंसी हो गई वो हम लोग कम रखते हैं। बाकी मानक जी ने काफी अच्छा बताया इन्होंने कि कंट्रीज जो है, ये जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें अच्छा एक्सपोर्ट का ये है। हमारा एक्सपीरियंस आके ज्यादा यूएस और यूरोप में। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, वी आर ए गारमेंट एक्सपोर्टर फ्रॉम चेन्नई। हमारा फर्म का नाम है जैन ओवरसीज, हमारा फैमिली बिजनेस है। हमारा टेक्सटाइल फील्ड में ऐसे तो हम लोग 35 ईयर्स से हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले 25 साल से एक्सपोर्ट का काम चालू किया है। ऐसे ही किसी की उंगली पकड़ के ऐसे ही हम लोग ग्रो हुए धीरे धीरे। तो मैंने विजय सिंह से परसों बात की तो मैंने इनको बताया कि आप जो भी कर रहे हो काफी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही होती है जिस फील्ड की भी होती है। और अभी मानक जी ने कहा था कि आपको एक बार इसका मजा आ गया, टेस्ट लग गया एक्सपोर्ट का, तो आप डोमेस्टिक को भूल जाओगे। इन्होंने एकदम काफी सही बात की है, क्योंकि इसमें अपना जो डॉलर का फ्लक्चुएशन और यूरो का फ्लक्चुएशन होता है वो कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ आज तक, डिक्रीज नहीं हुआ है। तो अपन जब काम चालू करते हैं तब एक रेट में करते हैं, और वापस जब आगे बढ़ते हैं तो अपने को डॉलर में मुनाफा ही मिलता है। और मेरी में हम लोग पहले जब हम लोग चालू किए थे तब मेरी खुद की एक भी मशीन नहीं थी, हम लोग सिर्फ कपड़े का एक्सपोर्ट करते थे। फिर हम लोग पहले जब चालू हुए तब हम लोग मद्रास चेक्स, जो कि मद्रास की स्पेशलिटी है, उसमें हम लोग पहले घुसे। तो हर फील्ड में अपनी अपनी स्पेशलिटी जो होती है उसमें आपको घुसना चाहिए ताकि आप उसमें माहिर हो। और हमने वहां से चालू किया है, हमने फैब्रिक सप्लाईज चालू की थी एक्सपोर्टर को, जो कि एक्सपोर्ट करते थे, हम नहीं करते थे। फिर उसी एक्सपोर्टर में से किसी ने हमारी उंगली थामी, हमको कहा कि आप क्यों नहीं डायरेक्ट करते हो, मार्केट बहुत बड़ा है। तो हमने ऐसे कपड़े का एक्सपोर्ट चालू किया। फिर हमने गारमेंट, जो बायर, उसी बायर ने हमको गारमेंट का इंक्वायरी दिया तो हमने गारमेंट का इंक्वायरी भी एक्सेप्ट किया और गारमेंट चालू किया। गारमेंटिंग में हमको मशीन और मजदूरों की जरूरत होती थी, लेकिन अपने मारवाड़ी में आपको पता है कि पहले अपन डरते हैं इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से। तो हमने पहले शुरुआती जॉब बक्स से ही काम किया। जॉब बक्स ने हमने 100, 200, 500, 1000 मशीन को फीड किया। फिर धीरे धीरे अपनी महसूस हुई कि अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए ताकि अपनी क्वालिटी इंप्रूव है, क्योंकि एक्सपोर्ट में क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो हमने अपनी मशीनें डालनी चालू की, पहले 100, 200, 500, आज हमारे पास 1000 मशीनें हैं, 1000 वर्कर से ज्यादा हमारे पास हैं। और हमारी 2 फर्म है, एक जैन ओवरसीज के नाम से और एक हमारी फ्रेंडी फैशंस के नाम से। कंप्लीट हमारा 100% एक्सपोर्ट्स है, और हमारी कंट्रीज आके यूरोप और यूएस मैक्सिमम है, बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बाकी कंट्रीज में जाता है। और एक्सपोर्ट आके एक अच्छा फील्ड है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप कंसीडर जरूर करें। इसमें आप थोड़ी छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना है, जो मैं अभी आगे आपको बताएंगे, अपने महावीर जी चोपड़ा है वो सब आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपको जो मेन देखता हूँ, जो मैं डे टू डे फील करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपोर्ट में आके आपको क्वालिटी, कमिटमेंट और टाइमली डिलीवरी, ये 3 चीजों का आपको काफी हद तक ध्यान रखना है। जो अपने डोमेस्टिक में मैं काफी देखता हूँ कि वो अपनी फेलियर है। जैसे हमें भी डोमेस्टिक मिलों से कपड़ा जब आता है तब वो एक डिलीवरी कमिट करते हैं, उसके बाद वो 15, 20, 25 दिन डिले करते रहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमको डिले होता है तो हमको पहले बायर को बताना होता है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको जो सी शिपमेंट में भेजना है वो हमको एयर करना पड़ता है अपने कॉस्ट पे।
उसमें अपना मार्जिन डाउन हो जाता है। तो ये सब चीजों को अपने को पहले कंसिडर करके फिर अपने को एक्सपोर्ट के अंदर घुसना चाहिए। तो हमारे गारमेंट में जो है, क्योंकि वहाँ सीजन चेंज हो जाती है, जैसे अपने यहाँ तो एक ही सीजन है, आप अपने शॉर्ट स्लीव कपड़ा 12 महीना पहन सकते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ विंटर, फॉल अलग अलग है, समर अलग अलग सीजन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हमको उस हिसाब से धंधा करना पड़ता है। बाकी धंधे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है या आपको कुछ कंसिडर करने की जरूरत है। आराम से कीजिए, आप जिस धंधे में माहिर है पहले आप उसमें उतरिए, फिर उसके आगे आगे आप कड़ी जोड़ते रहिएगा। और इसके आगे बाकी प्रॉब्लम्स तो सारे धंधों में, लेकिन इस धंधे में गवर्नमेंट की काफी फैसिलिटीज है जो अपने को ध्यान रखती है। उसमें अगर अपन थोड़ा सा भी मिस कर देते तो अपना 5% इधर उधर हो जाता है। जैसे अपने को पैकिंग क्रेडिट मिलती है, उसकी ब्याज की दरें काफी डाउन है। उसमें अपने को ब्याज आके लिबोर पे 2% 3% ही देना पड़ता है, तो उसमें अपने को 3.5-4% में अपने का काम हो जाता है। जाके अपने को डोमेस्टिक अगर आप लेने जाओ लोन वगैरह तो आपको 6% से चालू होता है, एक्सपोर्ट में आपको वही 3-3.5% में मिल जाता है। और आपको ऐसी काफी स्कीम है जो टफ स्कीम है, जिसमें भी आपको मशीन अगर इंस्टॉल करनी है तो उसमें गवर्नमेंट आपको काफी हद तक आपको ड्यूटी फ्री ये वगैरह वो देते हैं, लोन देते हैं, वो है। फिर आपको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है, वो भी आपको देखना है। और इसमें आपको काफी ऐसे लाइसेंस मिलते हैं जिसे आप मार्केट में वापस रीसेल भी कर सकते हो। उनको आप रीसेल पे आपको वापस 90% 95% का उसमें आपको सेल अमाउंट मिल जाती है, वो आपके प्रॉफिट में जुड़ जाता है। तो ऐसे काफी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, फिर आपको एक्सपोर्ट चालू करना है। अगर ये सब आप छोड़ दो तो आपको आखिर में बचना कुछ नहीं है, फिर तो आपको मार्जिन आपको वही थिन मार्जिन पे काम करना पड़ता है। लेकिन ये सारी स्कीम्स अगर अपन ध्यान में रख के काम करेंगे तो छोटी छोटी चीजें जो अपने को काफी फायदा देंगी। जैसे एलसी पे काम करो, एलसी के आगे अपने को वापस क्रेडिट मिल जाती है। और इसमें ईसीजीसी, सॉरी, हाँ, ईसीजीसी स्कीम्स वगैरह है, उसमें अपने को बायर का अगर पेमेंट नहीं आए तो अपने के इंश्योरेंस अपन उसके अगेंस्ट में कर लेते हैं, तो अपने को पेमेंट की भी गारंटी रहती है। ये सब छोटी मोटी चीजें जो अपने को कंसल्टेंट से बात करके ये सब अपने को ध्यान देनी है। और ये सब अपने को महावीर शाह चोपड़ा शायद ब्रीफ में बता देंगे क्या है करके। और कुछ आपको कोई सवाल है तो बताइए। कोई भी धंधा लीजिए, आप कोई भी चीज लीजिए, एक रेस है। रेस में घोड़ा जो पला आता है उसमें और आपको जो हारने वाला घोड़ा होता है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है। हारने वाला घोड़ा और जीतने वाले घोड़े में सिर्फ एक नाक जितना फर्क रहता है। उसका नाक पहले अंदर चला जाता है, जो हारने वाला घोड़ा है वो उसके थोड़ा सा पीछे रहता है। इसी तरह एक्सपोर्ट का बिजनेस है, अपने कॉम्पिटिटर्स में जितने रहेंगे उतना अपने जीतने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अपने को अपने कॉम्पिटिटर से प्राइसिंग ये सब अपने को देख के करनी है ताकि अपने को ऑर्डर मिले और अपन इसमें आगे बढ़ सके। थैंक यू। जय जिनेंद्र। Thank you so much, Sanjay ji, for your wonderful experience. थैंक यू संजय जी, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं वेलकम करता हूँ श्री महावीर जी को। महावीर जी के बारे में आपको तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उनकी प्रोफाइल के बारे में। Mahavir ji has done his PG in International Trade from NMIMS Mumbai. He has an experience of more than 17 years of working with MNCs like Aditya Birla, Ashapura, and SRC. He has traded with 24 plus countries, moving more than 1 million tons. And he has spoken at various platforms in India, UAE, Oman, Cambodia, and Hong Kong. And he has been invited by United Nations as well to share global trade experience. So I welcome Shri Mahavir ji Chopra, our speaker for the day. Mahavir ji, over to you. थैंक यू सिद्धेश। जय जिनेंद्र। आपका वीडियो ऑन करिए महावीर जी। हाँ जी। सबको जय जिनेंद्र। मेरा नाम महावीर चोपड़ा है एंड आई एम ए ग्लोबल ट्रेड प्रोफेशनल। और आज मैं आपके साथ में मेरे जो भी ग्लोबल बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और जैसे ही विजय जी से मेरी बात चल रही थी कि उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में कई लोगों को, हमारे कम्युनिटी में कई लोगों को ऐसा होता है कि उनके पास मटेरियल तो होता है, उनको इंपोर्ट करना रहता है या उनको एक्सपोर्ट करना रहता है, लेकिन उनको प्रोसेस का नॉलेज नहीं होता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट और एलसी का एक एक्सपर्टीज नहीं होती है। और कई बार वो डरते हैं कि भाई मेरा अगर
मटेरियल रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, या एलसी पे पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, या मैं बायर कैसे डेवलप करूँ। तो ये सब चीज़ों का मेरा जो 16-17 साल में मैंने जो सीखा है, उन सब चीज़ों को मैंने एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैंने उसको ड्राफ्टिंग किया है। और ये सब पूरा मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है। लाइक इट इज़ जैसे जैसे हम अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें हम हमारा क्या शुरुआत रहती है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है, बायर्स के साथ में शेयर करूँ। महावीर जी, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ जी, बोलिए। आपकी बीच में आवाज चली गई थी। अभी चल रहा है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब यही है। तो आज मैंने एक तरह का एक ड्राफ्टिंग किया है कि जिसमें जैसे हम जो स्टेप लेने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप के भाई आप डेवलप कैसे करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप करना है तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, मार्केट रिसर्च आप कैसे करते हैं, फिर बायर सेलर कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, और अगर उसके बाद में जैसे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या टर्म्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग को बायर मिल जाता है लेकिन हमको उसका एग्जीक्यूशन करने को नहीं आता है। तो उसके हिसाब से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या टर्म्स हमको ध्यान में रखनी चाहिए। एलसी है तो एलसी में कैसे अपने को पेमेंट सिक्योर करना है, हमारी क्वालिटी रिजेक्ट ना हो जाए, उसके हिसाब से हमको एलसी और कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करना है। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें, शिपमेंट कैसे एग्जीक्यूट करें। और थर्ड कंट्री ट्रेड अगर हमको करना है, जैसे कि मानक जी ने बताया कि एक बार अगर आप थर्ड कंट्री ट्रेड करते हैं तो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया आपके सामने खुली हो जाती है ट्रेड करने के लिए। और वो एक बहुत ही अच्छा पैशन भी होता है कि अगर आप एक बार ये ट्रेडिंग चालू करते हैं थर्ड कंट्री ट्रेड, तो आप कोई भी कंट्री से कोई भी मटेरियल इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को चालू करने, इस प्रेजेंटेशन को चालू करने के लिए फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप सब लोग एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप देखें। क्योंकि आज क्या हो गया कि कोरोना की वजह से सबका माहौल एक बिजनेस में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी या एक होपलेस थोड़ा एक चीज़ नज़र आ रही है। एक तो आज अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, आज अगर हम ग्लोबल ट्रेड की अगर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें एक पैशन आना चाहिए, थोड़ी एक इसमें पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके साथ में एक छोटी सी 3 मिनट की मैं वीडियो क्लिप शेयर करूँगा और उसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन चालू करेंगे। ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था, जिस पे उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है इस हाथ के लिए।
ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पे। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ, बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, कैरल जीत गया। सो फ्रेंड्स, जैसे कि एक पॉजिटिव लाने के लिए एक थोड़ा मोटिवेशंस लाने के लिए मैंने ये क्लिप प्रेजेंट किया है। तो विल स्टार्ट नाउ। सो टुडे माय फ्रेंड्स, मैंने एक कोशिश की है कि जो भी मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग में, ग्लोबल बिजनेस में मैंने जो सीखा है, कैसे हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और एक्सपांड कैसे करते हैं, उस एक्सपीरियंस को मैंने एक प्रेजेंटेशन में तैयार किया। और ये जो एक्सपीरियंस मैंने जो सीखा है वो एक बड़े कंपनीज जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप है या आशापुरा के एमडी के साथ अंडर में मैंने रह सीखा है, या एसआरसी में मैंने सीखा है। तो जहाँ जो बड़ी कंपनीज जो पेमेंट सिक्योर करती है, जो स्ट्रेटेजी जो यूज़ करते हैं, उन सब स्ट्रेटेजीज को मैंने इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया है। और मैंने एक कोशिश की है कि इस 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में मैं आपको इतना एक अच्छा एक नॉलेज दे दूं कि आपको किसी भी कंट्री में कोई भी अगर ट्रेड करना है, कोई भी अगर इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, या थर्ड कंट्री ट्रेड भी करना है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। और ये एक पूरे 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा है कि अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि हमारे पास में कई बार एक्सपोर्टर के पास में या कई बार किसी डोमेस्टिक प्लेयर के पास में कई अच्छा एक मटेरियल होता है, अच्छी प्राइस होती है, एक अच्छा इसका इंटरनेशनल मार्केट होता है, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को हम लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। उसका इस रीज़न यही होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट में कैसे उसको एंटर करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, वो हम चीज़ को, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उसकी हम एक्सपर्टीज हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस हिसाब से हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ते। हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरा मटेरियल रिजेक्ट हो जाएगा, अगर मेरा एलसी अगर रिजेक्ट हो गया तो मेरा पेमेंट हो जाएगा, अगर मेरा पेमेंट आएगा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों के डर के हिसाब से, इस अवेयरनेस नहीं होने के हिसाब से हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हम उस चीज़ का यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जीटो को, जेबीएन को और उनके सभी मेंबर्स को, कि जो आज तो ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि लोगों को वो नॉलेज दे रहे हैं, वो लोगों को वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय है। जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गौतम जी का, हिम्मत जी का और विजय जी जिरावली जी का, कि वो लोग एक अलग अलग जगह से वो टैलेंट को बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं और लोगों के साथ में उसको टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस प्रेजेंटेशंस को या आज की इस लर्निंग्स को मैंने एक स्टेप में मैंने उसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हम प्रैक्टिकल में मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। अगर एक्सपोर्ट में जाना है या इंपोर्ट में जाना है, तो सबसे पहले हमको उसका रिसर्च करना पड़ता है, हमको उसकी डेटा लेनी पड़ती है कि भाई अगर हम दुबई में अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो दुबई में कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट कॉस्ट है, उनके उस कंट्री में क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, उसकी हमको एक रिसर्च करनी पड़ती है। सेकेंड थिंग, हमको एक देखना पड़ता है कि अगर हमारे पास में अगर एक प्रोडक्ट आ जाता है तो हमारे पास में एक आइडियल सेटअप कैसा होना चाहिए। कई बार लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर मेरा ऑफिस अगर नरीमन पॉइंट पे रहेगा तो शायद एक्सपोर्टर आ जाएगा, या ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में एक परफॉर्मेंस देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाती है। अगर आपकी ऑफिस विरार में भी है तो भी फॉरेन बायर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अगर हम किसी फॉरेन बायर्स के साथ में अगर बात करते हैं, हम उसमें ये मैटर नहीं करते कि उसके कौन से एरिया में कहाँ पे ऑफिस है, तो कैसा एक सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग, हम लोग देखेंगे कि कैसे बायर्स को सेलर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ग्लोबल मार्केट में लाइक
सभी एजेंसीज जो रहती है या सभी कंपनीज है, कॉर्पोरेट कंपनीज है, उनके तरीके क्या क्या है, एक एक स्टेप्स को हम ध्यान से जानेंगे, देखेंगे कि कैसे उस बायर को डेवलप करना है और कैसे उसका वेरिफिकेशन करना है। कई बार क्या होता है कि हम अलीबाबा से या कई अलग अलग वेबसाइट से हमको बायर मिल जाते हैं, लेकिन और कई बार लोग ट्रेडिंग भी करना चालू कर देते हैं, इंपोर्ट भी करना चालू कर देते हैं, लेकिन बाद में कई बार मालूम चलेगा जो माल आता है वो एक अलग ही क्वालिटी का आ जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम उसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। उस वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो भी आज हम उसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड है कि आज अभी फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कि जिसमें क्या होता है कि एक तो हम मैनुअली जो बायर और सेलर फाइंड आउट करते हैं, उस मैनुअली को ना करते हुए एक टेक्नोलॉजी यूज होती है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप उसमें एक साथ, अभी समझो आपको अगर दुबई में आपका प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन करना है या किसी सेलर का या बायर का डिटेल्स फाइंड आउट करना है, तो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। जैसे ही बायर सेलर डेवलप हो जाता है तो हमको बायर सेलर्स के साथ नेगोशिएट क्या करना है, उसमें हम जैसे कि एलसी है, कॉन्ट्रैक्ट है और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में हमको टर्म्स क्या क्या ध्यान रखनी पड़ती है ताकि हमारा मटेरियल रिजेक्ट ना हो, ताकि हमारा पेमेंट रिजेक्ट ना हो। उन सब टर्म्स को हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। द सिक्स्थ इज कि हम लोग थर्ड कंट्री में अगर ट्रेड करना है तो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हमको उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो थर्ड कंट्री ट्रेड अगर हम लोग को ट्रेड करना है तो हम किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इन द लास्ट आई विल डिस्कस सम मोर अबाउट कमोडिटी बिजनेस, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमको अगर कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने हैं या हाई वैल्यू शिपमेंट्स अगर करने हैं, 50-60 हज़ार टन के शिपमेंट्स करने, कई लोग अभी जैसे हमारे कम्युनिटी में देखते हैं कि कोल के शिपमेंट से अगर उनको कोल का शिपमेंट करना है तो वो शिपमेंट कैसे करते हैं, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री उसका मूवमेंट करना है तो वो कैसे करते हैं, इसका हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल रिसर्च ऑन द राइट प्रोडक्ट एंड मार्केट सिलेक्शन। जो भी हम अगर एक्सपोर्ट में जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, मार्केट कौन सा होना चाहिए, उसकी कौन सी वेबसाइट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एक गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसमें हमको एक इंडिया ट्रेड पोर्टल की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको टॉप एक्सपोर्ट मार्केट की इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इंडियन ट्रेड पोर्टल है, तो वहाँ पे जाके आप अपने कोई भी कंट्री आप अगर इसमें सेलेक्ट करते हैं और उस कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा की आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसमें जैसे 25 टॉप 25 कमोडिटीज़ है, उस कमोडिटीज़ को क्या क्या इसमें कमोडिटीज़ आ रही है, जैसे मशीनरी है, इलेक्ट्रिक्स है, व्हीकल्स है, मिनरल्स है, इन सब की इसमें डिटेल्स होती है। तो इसमें आप अपनी एक इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सा इंपोर्ट करना है इसमें और आपको इसमें क्या एक्सपोर्ट करना है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक commerce.gov की भी एक वेबसाइट है जिसमें आप जाके ट्रेड स्टैटिस्टिक्स आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको ईयरली क्या इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। ये देखिए अभी जैसे आपको कोई, जैसे पहले आपने इसमें सेलेक्ट कर ली भाई यूएसए में कौन सा प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, उसके आप इसमें ये चैप्टर नंबर, इस चैप्टर एचएस कोड के हिसाब से आप आगे की इसमें सर्च कर सकते हैं। इसमें आप प्रोडक्ट वाइज भी इसमें सर्च कर सकते हैं और इसमें कई अपने कौन से एचएस कोड हैं, 8 नंबर का एचएस कोड होता है, उस एचएस कोड के हिसाब से आपको प्राइसिंग की डिटेल्स मिल जाती है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट का उस कंट्री का मूवमेंट जानना हो तो उस मूवमेंट को भी आप उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो कोई भी अगर समझो आपको आपने अगर ये स्टडी की है इसमें कि भाई ये अगर 72 चैप्टर में अगर आपका प्रोडक्ट अगर ज़्यादा इधर इंपोर्ट हो रहा है तो 72 में भी कौन सी कमोडिटी आपकी इंपोर्ट हो रही है वो कंट्री में, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल सकती है।
ये हो गया अपना कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा मार्केट है। अगर आपको इसमें रिसर्च करना है तो इन 2 वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हैं और आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सा इम्पोर्ट, इंडिया से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, इंडिया से कौन सा एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद में आपको उसके बाद में आपको कई ऐसी रिपोर्ट्स होती है, मार्केट रिपोर्ट्स होती है या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की रिपोर्ट होती है, जिसमें आप प्राइस क्या है, उसके बारे में डिटेल्स क्या है, वो भी आप उसमें पता कर सकते हैं। फिर आपको इसमें एक प्राइस ढूंढनी पड़ती है, वो होती है एफओबी प्राइस और एक सीआईएफ प्राइस होती है। एफओबी में जैसे कि आप अगर मटेरियल अगर पोर्ट तक, इंडियन पोर्ट तक डिलीवर करते हो तो उसको एफओबी बोलते हैं, और इंडियन पोर्ट के अलावा अगर आप डेस्टिनेशन पोर्ट में अगर आप कुछ चीज़ कोट करते हो तो उसको सीआईएफ बोलते हैं, जिसमें एफओबी के अलावा इंश्योरेंस और फ्रेट का भी अमाउंट उसमें इंक्लूड होता है। और जब भी आप प्राइस कैलकुलेट करते हो तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि ड्यूटी बेनिफिट क्या है, एडवांस लाइसेंस है कि नहीं है। अगर एडवांस लाइसेंस है तो उसमें इंपोर्ट का, अगर आपको इसमें कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसमें अगर ड्यूटी के भी बेनिफिट मिलते हैं। MEIS स्कीम है जो अभी एक टेम्पररी उसमें चल रही है, तो MEIS स्कीम के तहत आपको क्या फ़ायदा होता है, तो वो सब कॉस्ट कैलकुलेशन आपको एफओबी और सीआईएफ में आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि आप इसके कंप्लायंस क्या है। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट के लिए अगर चूज़ करते हो तो उसमें आपको सर्टिफिकेशंस देखना पड़ता है, FDA का है, या यूरोप में अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रीच का महावीर जी, हाँ जी, कैन यू बी अ बिट लाउडर? हाँ जी, बोलिए। अभी थोड़ी सुनाई सी दे रहा आवाज। है? हाँ हाँ। हाँ, तो उसके कंप्लायंस क्या है वो आपको इसमें देखना है कि कोई सर्टिफिकेट है, आइटम फ्रीली एक्सपोर्टेबल है कि नहीं है। तो उसका अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर सकते हैं तो ही आपको उसमें आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट इसमें आता है फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, कि भाई उस पर्टिकुलर शिपमेंट्स के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट क्या है। उस शिपिंग कॉस्ट के हिसाब से आप अगर उस लिमिट तक अगर आप फाइनेंस अरेंज कर सकते हो तो फिर आप उसमें उस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को आप उसमें आगे जाके उसको फाइनल कर सकते हैं। सो दैट वुड बी द अवर फर्स्ट मार्केट रिसर्च, जिसमें आपको नॉर्मली नहीं तो क्या होता है कि हम लोग कई लोगों का ऐसा रहता है कि भाई अगर ये कपड़ा इस कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर फलान सा अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को भी उसमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो वैसा नहीं करना चाहिए। आपको एक डेटा के हिसाब से उसमें जाना चाहिए कि भाई उसका मूवमेंट क्या है, उस कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी क्या प्राइस हो रही है और उसका कैलकुलेशन क्या है। अभी जैसे एफओबी का कैलकुलेशन है, अगर आप समझो कोई भी प्रोडक्ट का उसमें एफओबी बता रहे हैं $1000, तो $1000 को आप करेंसी से आप कन्वर्ट कीजिए, समझो 70 से तो 70,000 रुपये का उसका पर टन का प्राइस आ जाता है। उस 70,000 टन में से समझो आप अपना पोर्ट के एक्सपेंसेस निकाल देते हैं। समझो फॉर एग्जांपल अगर 2,000 रुपये का पोर्ट का एक्सपेंसेस है तो 2,000 निकाल के 68,000 में अगर आपकी कॉस्ट आती है पोर्ट में पहुंचाने तक, इंक्लूडिंग योर मार्जिन एंड योर ऑपरेशनल कॉस्ट, तो ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ड्यूटी बेनिफिट है, जो एडवांस लाइसेंस की स्कीम है, वो भी आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक प्राइसिंग मालूम चल जाता है कि भाई अगर ये कंट्री में ये प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस एक्सपोर्ट के सामने मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर मैं वो कॉस्ट अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, भले वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या भले मैं वो लोकल सेल्स कर रहा हूँ। सेकेंड, अभी समझो आपने अपना एक मार्केट सिलेक्ट कर दिया है या अभी आपने अपना एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट आता है आप उसमें एक जब शुरुआत कर रहे हैं, या मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर समझो आप एक जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो आपका एक सेटअप कैसा होना चाहिए। एक नॉर्मल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी का सेटअप कैसे होना चाहिए, जिसमें जैसे कि एक आईसी और आरसीएमसी का एक दो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आईसी तो जो एक तरह का आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस की तरह काम करता है, और आरसीएमसी जो होता है उसमें आप एक प्रमोशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं, कि जैसे गवर्नमेंट ने सब प्रमोशन काउंसिल्स को अपॉइंट किया है कि भाई अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर एक्सपोर्ट किसी का हो रहा है तो उसकी एक संस्था है, उस संस्था के थ्रू आपको जितने भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट के बेनिफिट है, कोई गाइडलाइंस है या कोई मार्केट का इन्फॉर्मेशन है, वो सब चीज़ इसमें मिलता है। तो वो एक सेटअप के लिए आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपका आईसी और आरसीएमसी होता है। सेकेंड होता है कि एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। आप ग्लोबल मार्केट में वेबसाइट ही अपनी, वो कहते हैं कि अपना फेस होता है एक, और एक अपनी एक दुकान होती है। तो उस दुकान को एक इतना अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एक इतना यूनिक होना चाहिए कि फॉरेन कस्टमर पहले उसमें देखे तो उसको सब इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसके जो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके फैक्ट्रीज वगैरह के फोटो होना चाहिए, प्रोडक्ट के फोटो होना चाहिए, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉरेन बायर उसमें एंगेज होगा उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के बारे में उसको इंटरेस्ट रहेगा। कई बार क्या होता है कि कई फॉरेन ट्रांजेक्शन में बायर या सेलर्स विजिट नहीं करते, तो उस हिसाब से आपकी वेबसाइट इसमें अच्छी होनी चाहिए। थर्ड होता है ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन में क्या होता है कि जो मार्केटिंग ऑफिस बोलो या जो एडमिन ऑफिस बोलो, तो वो एक मेट्रो सिटी में होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर ये दिमाग में है कि भाई मेरा एक हाईफाई एरिया में होनी चाहिए, तो वो ऐसी ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ मेट्रो सिटी में लेना चाहिए, ताकि क्या होता है आप शिपिंग कंपनी के भी हो या
आप अपने DGFT की ऑफिस हो, शिपिंग कंपनी हो, पोर्ट हो या जो एग्जीबिशंस होते हैं उसको आप अटेंड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो आपको पोर्ट के नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के हिसाब से आपको पोर्ट के उसमें कॉस्ट आएगी। थर्ड होता है राइट मैन पावर, कि भाई आप अगर छोटे से शुरुआत कर रहे हैं तो एक मार्केटिंग का बंदा होना चाहिए और एक शिपिंग का होना चाहिए। 2 बंदे अगर आपके पास हैं तो आप एक एक्सपोर्ट ऑफिस चालू कर सकते हैं। आपको कहने का मतलब बहुत बड़ी कोई टीम रखने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। और अगर कई बार ऐसे होते हैं जब मार्केटिंग वालों को लेते हैं आप वेरिएबल बेसिस पे लेंगे तो आपको इसकी कॉस्ट कम आएगी। नेक्स्ट होता है डिजिटल। अभी जैसे आज का आगे का जो समय आएगा तो उसमें डिजिटल एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी, तो आप में और आपकी टीम में एक डिजिटल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अभी आता है कि बायर और सेलर कैसे फाइंड आउट करें। बायर और सेलर फाइंड आउट करने में एक तो मार्केट में कई बार एक पेड डेटा भी मिलता है कि जिसमें आपको बायर और सेलर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है ओवरसीज लोकल सेटअप। कई कंपनीज कैसे होती है कि जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर दुबई में अगर एक्सपोर्ट करना है तो उस दुबई में कई बार वो लोग खुद का ऑफिस का सेटअप कर देते हैं, ताकि क्या होता है कुछ मार्केट में वो लोकल लोगों से लिंक हो जाते हैं, और लोगों से लिंक होते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। थर्ड होता है इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउस। जैसे कि मानक जी ने बताया था कि भाई आपके इंडियन एजेंट होने चाहिए। उस एजेंट्स अगर आपके पास होते हैं तो आप उनके थ्रू डायरेक्टली बायर के थ्रू एक कनेक्ट होने में आप उसको जल्दी से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा होता है B2B साइट्स, जैसे कि अलीबाबा है, लिंक्डइन है, वहाँ पे जाके भी आप बायर और सेलर की डिटेल्स पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द बिजनेस रिपोर्ट्स। अब जैसे प्लेट्स की रिपोर्ट्स आती है, ICICI की रिपोर्ट आती है, हर एक सेक्टर्स में आपकी रिपोर्ट आ सकती है। मीटिंग्स होती है, जैसे कि EPCs वगैरह होते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होते हैं, वो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की मीटिंग होती है, तो वहाँ पे भी आप ना सेल्स की डिटेल्स आ जाती है। एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंस होते हैं, जैसे कि अभी तो नो डाउट अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा अगर कॉन्फ्रेंस वगैरह में आप अटेंड नहीं कर सकते, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी यूजफुल एंड आप डायरेक्ट बायर से मिल सकते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। और दूसरा एक होता है यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम आगे आगे की बात करेंगे कि कैसे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करके बायर और सेलर से कनेक्ट हो सकते हैं। वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी बायर अगर कोई भी सेलर आपको अगर मिलता है मार्केट में तो उसका एक वेरिफिकेशन होना चाहिए। आप डायरेक्टली अगर उससे डील करेंगे बिना वेरिफिकेशन से तो कई बार हो सकता है रिलायबल बायर्स आपको नहीं मिले। तो उसमें एक एजेंसी आती है, DNB एजेंसी आती है, जो आपका मार्केट में रजिस्ट्रेशन एक वेरिफिकेशन करती है। अगर ओवरसीज बायर भी है तो अगर आप उसको चार्जेस देते हैं तो आपके लिए इस बायर की रिलायबिलिटी क्या है उसकी इंफॉर्मेशन निकालती है। दूसरा होता है, आप जब भी कोई बायर या सेलर से जब आप डीलिंग करते हैं तो आप उसको लास्ट 3 शिपमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि भाई ये रेगुलर एक्सपोर्टर है कि नहीं है। उसकी क्वालिटी रिपोर्ट्स आप मंगवा सकते हैं। ये तो क्या होता है, अभी जैसे हमारे क्लाइंट था जिनका UBC का इम्पोर्ट होता था, अभी उनको एक बार अगर सस्ते में प्राइस मिल गया तो उन्होंने इम्पोर्ट का ऑर्डर ले लिया, और जब उन्होंने इम्पोर्ट किया तो UBC की जगह पे उनको मिट्टी और पत्थर कंटेनर में मिले। तो उसका कहने का यही तात्पर्य है कि आप जब भी अगर कोई भी ओवरसीज बायर सेलर से जब आप डील करते हैं तो आप उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब आता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि बायर और सेलर में कि हम एक लिंक्डइन पे जाते हैं, हम एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई कोई परचेजर है तो इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई ये हमारे ये फलाना फलाना कंपनी है और हमारा ये प्रोडक्ट है, हम उसको ऑफ़र करते हैं। या हम लोग गूगल पे जाते हैं कि हमको ये दुबई में इसका सीमेंट का कंपनी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल पे फाइंड आउट करते हैं। या हम लोग फेसबुक और इस पर हम लोग अपनी पोस्ट शेयर करते हैं। तो ये ना करके अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप उसका यूज़ करोगे तो उसमें आपको डायरेक्टली बायर से आप एक साथ कनेक्ट हो सकते हो। महावीर जी, वॉइस थोड़ा आपका क्लियर कीजिए ना प्लीज। हेलो हेलो। हाँ, बेटर, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अभी जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग जब भी कोई भी सर्च, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग इंटरनेट पे देते हैं, कि हम लोग कोई लाइक्स करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या हम लोग किसी भी तरह का परचेज करते हैं, सेल करते हैं, या हम लोग लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल जब अपडेट करते हैं, या हम उसमें एक इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो लिंक्डइन है, गूगल है, इन सब का वो ये इन्फॉर्मेशन वो ट्रैक कर लेते हैं। उस ट्रैक करके कई बार वो लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, और यही चीज़ आप उसको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको एक कस्टमाइजेशन मिलता है, और कस्टमाइज करके आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसका मार्केटिंग उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कर सकते हो।
अभी ये एग्जाम में कैसे यूजफुल है। अभी जैसे कि फ्रेंड्स, अभी जैसे कोविड का और कोरोना के हिसाब से अगर हमारा इंटरनेशनल विजिट्स कम हो जाएगा या एग्जीबिशंस कम हो जाएंगे, तो अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दुबई है, दुबई में मेरे को अभी सभी सीमेंट प्लांट के सभी परचेज मैनेजर को अगर कनेक्ट होना है, तो उस कनेक्ट होने के लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि क्या होता है, हम एक प्रोफाइल को ट्रैक कर सकते हैं, उस प्रोफाइल को ट्रैक करके अभी जैसे पर्टिकुलर सीमेंट प्लांट के परचेज मैनेजर्स को दुबई में सभी परचेज मैनेजर्स को हम विद इन वीक्स हम सबको अपना मैसेज भेज सकते हैं और हम उसको कनेक्ट हो सकते हैं। और ये आगे जाके यही एक टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। हम जो मैनुअली अभी जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं, तो उसमें एक टाइम लग जाता है। और हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर हम लोग डेली के हम समझो 5 को कनेक्ट करें, 10 को कनेक्ट करें, तो उसकी एक लिमिटेशंस हो जाती है। लेकिन इसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप भले दिन में अगर 500-1000 जन को भी अगर आपको मैसेज भेजना है, तो आप एक साथ उसमें भेज सकते हो। और उसमें आपको एक इंडस्ट्री का लिंक भी आप उसमें रिलेटेड कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ मैनुअल एंड एडवांस मार्केटिंग, जैसे कि मैंने बताया कि अगर जैसे लिंक्डइन में भी हम लोग एक मैनुअल कनेक्शन भेजते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करते हैं, तो आप उसमें डायरेक्टली एक साथ आपके रिलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज को आप उसमें मैसेज भेज सकते हैं और बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी इसके लिंक के आप उसका अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। सेकंड आता है इसमें सर्च इंजन। जैसे कि मैंने बताया, गूगल पे कई बार क्या होता है, हम बायर्स के लिए ढूंढते हैं कि भाई मेरे को सीमेंट बायर्स इन दुबई चाहिए, तो इसके अगेंस्ट में अगर सीमेंट वाला अगर किसी में प्रोडक्ट के लिए अगर सर्च कर रहा है मार्केट में, तो वो आप उसमें डायरेक्टली आप उससे कनेक्ट रहते हैं। और आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की। जैसे हम लोग फेसबुक को भी यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का प्रोफाइल बना लेते हैं। प्रोफाइल बना के हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में हम लोग उसको शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर यूज़ करो, तो आप पर्टिकुलर एरिया में, अभी जैसे यहाँ बैठे बैठे अभी फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अगर दुबई में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये करना है, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया का इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप यूज़ करोगे, तो उसमें आप एक साथ 1000 रुपये से आप चालू करके आप कई लोगों से आप इसमें कनेक्ट हो सकते हो। और फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी का इसका बहुत यूज़ हो रहा है और हम खुद कई लोगों को इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोर देन 3500 लोगों को, वर्किंग प्रोफेशनल को और बिजनेसमैन को हमने ट्रेनिंग दिया है। कहते हैं ना कि इससे आप एक लिमिट से ऊपर भी आप इसमें ग्रो कर सकते हो। जो चीज़ आप अगर 1 साल में डेवलप कर रहे हो, वो आप 1 महीने में आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। अब समझो आपको एक बायर मिल गया, आपको सेलर मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, आप नेगोशिएट कैसे करेंगे, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, या आप उसके एलसी में क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए, तो आप अपना मटेरियल का रिजेक्शन कैसे आप उसमें अवॉइड कर सकते हो, या आप उसमें सेफगार्ड कैसे कर सकते हो, क्या क्या टर्म्स होती है वो मैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर बायर्स के या ज़्यादातर जो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, उनके दिमाग में यही एक चीज़ रहती है कि भाई मेरा मटेरियल रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा क्वालिटी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अगर ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, तो उसमें आपको कहीं पे भी कोई भी रिजेक्शन नहीं आएगा और आपका पूरा पेमेंट सेफ रहेगा। सबसे पहले जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको नॉर्मल जो प्रोडक्ट आता है, प्राइस आती है, स्पेसिफिकेशन वो तो सब लोग उसमें करते हैं। महावीर जी सॉरी, थोड़ा वॉइस क्लियर कीजिए ना। हेलो हेलो, आप थोड़ा माइक पास में ले आइए। और या बेटर। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? या हाँ ठीक है। या थैंक यू। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई भी बायर के साथ में अगर डील करते हैं या कोई भी सेलर के साथ अगर आप डील करते हैं, तो उसमें एक बोनस और पेनल्टी का क्लॉज आपको हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई मेरा मटेरियल 50% है, वो बोलता है 52% है, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर आप बोनस पेनल्टी रखोगे, भाई चलो ऊपर नीचे जाएगा, तो एटलीस्ट आपका मटेरियल सेफ रहेगा, आपका पूरा मटेरियल रिजेक्ट नहीं होएगा। तो हमेशा एक ध्यान रखिए कि उस क्लॉज, बोनस पेनल्टी का क्लॉज हमेशा आना चाहिए। उसके बाद में भी अगर समझो डिस्प्यूट होते हैं, तो आपको एक अंपायर एनालिसिस का भी एक इसमें प्रावधान रखना चाहिए। अंपायर एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि समझो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी जैसे कमोडिटी बिजनेस में भी ऐसा होता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ मेरी क्वालिटी 50% है, वो बोलता है 50, बहुत ज़्यादा ही अगर डिफरेंस है, हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। तो अंपायर एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि एक 2 इंटरनेशनल सर्वेयर होते हैं, दोनों इंटरनेशनल सर्वेयर का एक सैम्पलिंग होता है, वो सैम्पलिंग को मिक्स करके थर्ड जो सर्वेयर होता है वो उसका रिजल्ट बताता है। तो उससे क्या होता है, दोनों तरफ जो क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मालूम चल जाते हैं। या फिर एक ऐसा होता है, कई बार एक ही सर्वेयर होता है, वो एक कॉमन सर्वेयर, दोनों की पार्टी का एक कॉमन सर्वेयर होता है, वो उसकी क्वालिटी का
एनालिसिस करता है। और एनालिसिस में भी आपको ध्यान रखना है, अभी जैसे कई बार कई लॉट्स की एनालिसिस होती है, तो सैम्पलिंग कंपनी वाले क्या करते हैं, कई बार एक लॉट का सैम्पलिंग करके आपको रिजल्ट दे दिया, तो अब मीन्स वो हो सकता है कि वो सही रिजल्ट ना हो, तो वो सैम्पलिंग ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे लॉट्स का सैम्पलिंग हो, उस सब के मेथड जो होता है वो मेथड भी आपको एम्पर एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्ट में इसमें मेंशन करनी चाहिए। तीसरा होता है लीगल। अभी जैसे कभी भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो हो सकता है कई बार डिस्प्यूट हो जाए, कई बार नई पार्टी होती है, तो उस डिस्प्यूट को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के लिए कई बार अभी जैसे मैं मेरे कंट्री का मैं नाम दूंगा कि भाई इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, सामने वाला अपनी बात करेगा, तो उसमें एक सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर होता है। अगर आप SIAC का अगर उसमें मेंशन करते हैं तो ये एक बहुत ही रेप्यूटेड वो कह सकते हैं, उनके जो डिसीजन आते हैं रेप्यूटेड होते हैं, और कई कंट्रीज के इंपोर्टर एक्सपोर्टर उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और इवन इंडिया में भी आपको उसके कंसल्टेंट मिल जाएंगे, आपको उसके कहने का मतलब आपका एक इजी लीगल वे एक रास्ता खुलेगा। नहीं तो क्या होता है, कभी समझो दूसरी कंट्री में आपने अगर कुछ एग्री किया है तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट जो टर्म्स होता है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में कि LC डेज, LC बैंक और LDS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। LC डेज का मतलब होता है कि भाई आज समझो 1 अप्रैल को आपको ऑर्डर मिला, उस 1 अप्रैल को ऑर्डर मिलने के बाद में आप बोलते हैं कि चलो मैं 30 दिन में मैं शिपमेंट कर लूँगा, तो 30 दिन में शिपमेंट, वो ऑर्डर समझो 1 तारीख को आया, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनते बनते 5 तारीख हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जब LC खुलती है तो और उसमें 5-7 दिन लग जाते हैं, तो ऐसा करते करते 10-12 दिन तो आपके उसी में निकल जाते हैं। तो आपको उसमें सीधा मेंशन करना चाहिए कि भाई मेरे बैंक में जब भी LC आएगी उसके 30 दिन के अंदर आपको ऑर्डर मिलेगा। अभी वो फिर LC भले 10 दिन बाद खोले कि 20 दिन बाद खोले, वो अपने को कंसर्न नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर देना है कि LC आपके जब खुलेगी उसके 30 दिन के अंदर आपका लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट आप उसमें मेंशन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वही टाइम पे आप बोल दीजिए कि LC की बैंक कौन सी होगी। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि कई कंट्रीज में कुछ अगर नॉर्मल बैंक होती है या कुछ समझो बैंक की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है, तो आप उसमें मेंशन कर जो टॉप 3 बैंक ऑफ चाइना या टॉप 3 बैंक ऑफ दुबई या ऐसे करके आप उसको मेंशन करना चाहिए। उससे क्या होता है, बैंक जितनी अच्छी होगी तो आपका अगर LC का अगर नेगोशिएशन हो रहा है तो वो नेगोशिएशन भी एक अच्छे एक स्टैंडर्ड वे में होगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार अगर बैंक अगर रेप्यूटेड नहीं है, एक छोटी मोटी बैंक है, उसने LC खोल ली, तो हो सकता है जो बायर है वो उसका फायदा उठा सकता है। तो टॉप 3 बैंक और LC डेज वो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करिए। तीसरा होता है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर भी एक लीगल टर्म्स होता है। कई बार आप मटेरियल एक्सपोर्ट कर देते हैं और नया बायर होता है, या अगर समझो बायर को अगर प्राइस फ्लक्चुएशन है, अगर उसका अगर समझो उसका फायदा उठाना है, तो कई बार बोल देते हैं कि चलो हमारे यहाँ इमरजेंसी आ गई, फोर्स मेजर हो गया। तो फोर्स मेजर से क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है, और आपका कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल पहुँचने वाला होता है और फोर्स मेजर अगर फिर वो बात करता है और कई लोगों को नॉलेज नहीं होता है, तो वो उसमें फिर नेगोशिएशन करता है। तो नेगोशिएशन ना हो इसके लिए आपको फोर्स मेजर में क्लियरली लिखना है कि अगर फोर्स मेजर होता है तो विदिन 24 या विदिन 48 आवर्स मेरे को बताना है, और उसमें भी गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए डिक्लेयरिंग द फोर्स मेजर। तो उससे क्या होता है कि आप उसमें सेफ गार्ड हो जाते हैं, भाई आपका मटेरियल चला जाएगा और फोर्स मेजर नहीं होगा तो भी उसमें आप उसमें सेफ रहोगे। इको टर्म और ECPDC फ्रेंड्स, ये दो एक इंटरनेशनल टर्म्स होते हैं कि इको टर्म्स जो होती है कि जो आपकी डिलीवरी क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी। जैसे कि इको टर्म्स में हम एक डिसाइड करते हैं कि भाई आप अगर समझो FOB होता है, तो FOB का मतलब ये होता है कि मटेरियल मैं बॉम्बे पोर्ट तक पहुंचाऊंगा, बॉम्बे पोर्ट तक की जिम्मेवारी जो होगी वो मेरी होगी। बॉम्बे पोर्ट के बाद में जब मटेरियल शिप पे चढ़ जाता है, उसके आगे की जो जिम्मेदारी होगी वो होगी अपने बायर की होती है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें बायर की होगी, इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनको टर्म्स आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और इनको टर्म्स आपको उसमें मेंशन रहेंगे। FOB भी होता है, CIF होता है, CFR भी होता है। FOB का मतलब ये होता है कि आप इंडियन पोर्ट तक आप मटेरियल पहुंचा रहे हैं। CIF होता है कि आप वो चीज़ बायर के उसके डेस्टिनेशन तक आप अपना मटेरियल पहुंचा रहे हैं। तो दूसरा आता है UCPDC का भी इसमें मेंशन होना चाहिए। UCPDC का लाइक यूनिफॉर्म ये LC का एक टर्म्स होता है कि भाई LC को जो रेगुलेशन फॉलो होते हैं वो UCPDC के थ्रू होते हैं, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज ICC के थ्रू उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यूनिफॉर्म क्रेडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड UCPDC। तो आपका अभी समझो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑर्डर में कि आप LC
एलसी मिलता है। तो एलसी में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए फ्रेंड्स? एलसी एक ऐसी चीज होती है, आपकी डील कहते हैं ना, इट कैन मेक और ब्रेक द डील। एलसी के ऊपर ही पूरा बैंक, पूरा ऑर्डर आपका उसमें डिपेंड करता है। तो एलसी में जो जो टर्म्स आप अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको हमेशा कुछ 4-5 चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका मटेरियल या आपका पेमेंट जो है आपका सेफ रहे। और आप अगर समझो शिपमेंट अगर जेन्युइनली करते हो, तो आपका उसमें रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो बैंक होता है एलसी का, वो टॉप 3 या टॉप 5 बैंक होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर ऐसी वैसी बैंक होगी तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा होता है LTS फ्रॉम ओपनिंग डेट, जैसे वो भी अपने डिस्कस किया है। तीसरा होता है एलसी एक्सपायरी डेट भी होती है कि भाई आपका जब शिपमेंट जा रहा होता है उसके आगे का आप एक्सपायरी लीजिए। कई बार क्या होता है एलसी एक्सपायर हो जाती है और शिपमेंट चला जाता है, तो उसमें भी अपनी रिस्क बनी रहती है। और एक टर्म्स होता है कन्फर्मेशन, कि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप पहली बार अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, तो जब आपकी एलसी आती है तो एलसी में एक क्लॉज आता है, उसको बोलते हैं कि कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन आपको क्या करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। आपको उसमें हमेशा ये लिखवाना है कि एलसी शुड बी मे ऐड। मे ऐड का मतलब है कि कल को जाके बैंक एलसी अगर इंडिया में आती है, तो आप भी उसका एक कन्फर्मेशन आप अपनी बैंक से भी करवा सकते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि कल को जाके अगर ओवरसीज बैंक अगर कुछ गेम प्ले करनी चाहे, तो आपके इंडियन बैंक उसकी गारंटी देती है। नहीं तो नॉर्मल एलसी में इंडियन बैंक की कोई गारंटी नहीं होती है, नॉर्मल में ओवरसीज बैंक की गारंटी होती है। लेकिन आप उसमें कन्फर्मेशन ऐड कर देते हैं, ऑफकोर्स थोड़ी कॉस्ट होती है उसमें, लेकिन जो इनिशियल ट्रांजेक्शन अगर आपके साथ करने हैं, अगर वो कहते हैं ध्यान रख के अगर आपको करने हैं, तो कन्फर्मेशन क्लॉज आना चाहिए उसमें। थर्ड आता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि कई बार आप अगर समझो ट्रेडिंग कंपनी है आपका, आप मैन्युफैक्चरर से बीएल ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से या क्वालिटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, या कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो समझो आप एलसी में डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है एलसी में होता है कि भाई आप अगर एक्सपोर्टर है तो आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि भाई थर्ड पार्टी एक्सेप्टेबल, तो आप थर्ड पार्टी के भी डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करते हैं। सिर्फ आपका इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट होता है वो आपकी कंपनी के नाम का होना चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप थर्ड पार्टी के इसमें कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एलसी में एक टर्म्स आती है वो आती है टीटी रिम्बर्समेंट। टीटी रिम्बर्समेंट जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करते हो, और अगर टीटी रिम्बर्समेंट अलाउ होता है, तो बैंक को भी राइट होता है कि वो एक्सेप्टेंस भेज के डायरेक्ट स्विफ्ट मैसेज भेजती है ओवरसीज बैंक को। नहीं तो अगर टीटी रिम्बर्समेंट नहीं होता है, तो क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स ओवरसीज बैंक को भेजने पड़ते हैं, वो एक्सेप्ट करेगी, फिर वो हिसाब से आपका सेफ्टी दोनों में है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। सो ये जो होता है वो आपके डील का बेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट है और एलसी है। इस बेस को आपको बहुत मजबूत बनाना है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप जिसमें इतना ध्यान देंगे, तो आपका ना तो मटेरियल रिजेक्ट होगा, ना आपका पेमेंट रिजेक्ट होगा। महावीर जी, आप थोड़ा सा फोर्स मेजर के बारे में और बता सकते हैं? फोर्स मेजर में यही है कि जैसे मैंने आपको बोला, अगर समय स्पेशली ये नए बायर्स के साथ में, या अगर किसी को चीटिंग करना है, या ऐसे फ्लक्चुएटिव कमोडिटी अगर कुछ होती है, तो कई बार ऐसा होता है। हमने जैसे चाइनीज बायर के साथ में डीलिंग करते हैं, जैसे हम लोग ने आयरन और हम लोग सप्लाई करते थे, 50-50 टन के हमारे शिपमेंट होते थे। तो कई बार वो लोग फोर्स मेजर के हिसाब से भी वो एक बहाना बना सकते थे कि भाई नहीं, अगर प्राइस अगर ऊपर नीचे हुआ, तो वो हमेशा बहाना बनाते हैं कि हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे। तो हम हमेशा एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं, फोर्स मेजर ऐसी चीज़ है कि सभी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स आपकी नल एंड वॉइड हो जाती है फोर्स मेजर के हिसाब से। अभी जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कोरोना की वजह से गॉड ऑफ ये एक्ट ऑफ गॉड अगर हो गया, तो वो एक तरह से फोर्स मेजर है। अभी जैसे बीच में हमने एक फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू सुना था कि हम रियल एस्टेट में फोर्स मेजर लाएंगे। फोर्स मेजर्स में आप फिर एक बियॉन्ड कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है। ओके महावीर जी, आप थोड़ी सी स्पीड कम कर सकते हैं अपनी बोलने की? हाँ जी, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तीसरा होता है फ्रेंड्स की कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग आप इसमें एक्सपोर्ट में कैसे कर सकते हैं, वो उसके क्या क्या कहाँ आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि पहले महीना का माहौल है, तो हमको ज़्यादातर ये प्रेफर करना चाहिए कि हम फिक्स कॉस्ट ऐड ना करें, ज़्यादा हाई फाई एडमिन कॉस्ट ना करें, ज़्यादा रेंट अगर प्रॉपर्टी की ना दे, मीन्स इसके ना करें, तो वो एक ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक CFS नेगोशिएशन होता है कि कई बार हम लोग हमारा जब मटेरियल जब एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट पे जाता है, तो उसको 4 दिन उसको CFS पे रखना पड़ता है। तो वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बिना नेगोशिएशन के वो कम करते नहीं, तो आपको उसको नेगोशिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अबाउट कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं फॉरेक्स एनालिसिस में, कि कई कंपनीज ऐसी होती है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, तो वो क्या करती है कि अपने यहाँ एक फॉरेक्स का बंदा रखती है। अगर हाई वैल्यू अगर डॉलर ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या फ्लक्चुएशन होता है, उसमें भी सेविंग बहुत अच्छी खासी होती है।
नेक्स्ट होता है नेगोशिएशन इन द बैंक। बैंक भी फॉरेक्स में नेगोशिएट करती है, वो अपना एक मार्जिन जो है वो हम लोग उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ आता है प्लानिंग ऑफ वेसल एंड पोर्ट डिलीवरी। कई बार क्या होता है कि हम मटेरियल पोर्ट पे भेज देते हैं, वेसल आता है दूसरे नेक्स्ट वीक में, तो आपके जो 5-7 दिन होता है तो उसमें पोर्ट का जो सीएफएस का भाड़ा वगैरह वो बढ़ जाता है। तो आपकी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई मेरा वेसल अगर 2 तारीख को आ रहा है तो मेरा 2 दिन पहले जो कट ऑफ डेट होता है वही टाइम पे मेरा मटेरियल पहुंचे, ताकि आपको ज़्यादा गाड़ी का भाड़ा ना देना पड़े या सीएफएस का भाड़ा ना देना पड़े, वो आप उसमें कॉस्ट शेयरिंग कर सकते हो। और दूसरा होता है नेगोशिएट फ्रेट, लाइक डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी, अगर आपको एलसीएल शिपमेंट करना है या एफसीएल शिपमेंट करना है। नेक्स्ट आता है जैसे कि रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल में जैसे कि मैंने फ्रेंड्स बताया कि आप अगर नए बायर्स के साथ अगर डील कर रहे हैं तो आप उसको पूछिए कि कहाँ इसकी एलसी में शेयर करके आप एलसी खुलवाइए। प्लस आप कई कस्टमर रिपोर्ट शेयर करते हैं कई सीएच, तो वो आप रिपोर्ट ले लीजिए कि भाई उस वो बायर रेगुलर है कि नहीं इंडिया के रिपोर्ट में, तो वो भी आप उसका देखते हैं। नेक्स्ट आता है अवॉइड साइबर फ्रॉड्स। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो होता है हम मेल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, तो कई कंपनीज में एक ऐसा होता है कि ये मेल हैक हो जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारा 4-5 महीने पहले हमारे क्लाइंट के साथ एक ऐसा हुआ था कि जिसमें जो टीम थी वो मेल्स के ज़्यादा कम्युनिकेशन करती थी और वो मेल हैक हो गया था। और हैक होने के बाद में उसमें 3 जो पेमेंट के ट्रांजेक्शन थे, 3.5 करोड़ के आसपास का पेमेंट था, वो पेमेंट पूरा मैक्सिको में चला गया था। और उसका एक ही रीज़न था कि वो मेल हैक हो गया था। तो आप ध्यान रखिए कि आप जब भी पेमेंट करते हैं तो पार्टी से बात करिए, उसका कंफर्मेशन लीजिए, फैक्स के थ्रू कंफर्मेशन लीजिए। तो आपको एक, क्योंकि कई बार मेल्स जब हैक होते हैं आपको मालूम होने के बाद में मालूम चलता है। और उसमें भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था उसके सॉल्यूशन में, कि आप ऐसे जब कभी भी ऐसे जब अगर कोई आपके साथ में अगर कुछ फ्रॉड होता है तो आपको सबसे पहले बैंक का जो भी टॉप अथॉरिटी है या बैंक जो करेगी वो बैंक करने वाली है, ओवरसीज बैंक करने वाली है। आप एम्बेसी में जाइए या आप साइबर फ्रॉड में जाइए, आप कॉन्सुलेट में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, ये सब बैंक, ये सब जब तक एक्शन लेंगे तब तक आपका पैसा चला जाएगा। तो हमारा एक लक उसमें एक ऐसा अच्छा था कि हमने पूरा उस ओवरसीज मैक्सिको की जो बैंक थी उसके टॉप अथॉरिटी तक हमने उसको कनेक्ट किया और उसने हमारी बात सुनी और उसने हमारा पेमेंट होल्ड किया। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो एक कोई भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो मेल के थ्रू, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप उसमें पेमेंट के लिए आप एक कंफर्मेशन ले लीजिए। दूसरा जैसे कि मैंने बताया फॉरेक्स है और डीएनबी रिपोर्ट्स है, ईसीजीसी है। ईसीजीसी आपका इंश्योरेंस जो कवर करती है, तो वो भी आपकी मटेरियल के अगेंस्ट में रिस्क कवर करती है। क्वालिटी सर्वेयर रिप्रेजेंटेटिव है कि जब आप अगर समझो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट कर रहे हो तो प्रेफर करिए कि आपका खुद का कोई रिप्रेजेंटेटिव उधर हो, भले उसका खुद थोड़ा खर्चा लगता है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव होता है तो आपका पेमेंट जो होता है, आपका जो मटेरियल होता है, जो उसकी क्वालिटी जो होती है वो सिक्योर होती है। नेक्स्ट आता है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। जो एक्सपोर्ट में जब आप कोई भी थर्ड कंट्री में जब आप ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट कि भाई आप कोई भी शिपमेंट करते हो थर्ड कंट्री के साथ करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, तो आपको ये 5 डॉक्यूमेंट्स हमेशा इसमें ध्यान रखने हैं। 5 कौन से डॉक्यूमेंट? एक होता है इनवॉइस, जिसमें आपकी मटेरियल की वैल्यू होती है, आपका मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होता है। दूसरे होते हैं पैकिंग लिस्ट होती है। पैकिंग लिस्ट में आपका मटेरियल का क्या-क्या इन्फॉर्मेशन, पैकिंग के क्या इन्फॉर्मेशन है वो उसमें आती है। दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, उसको बोलते हैं सीओओ, कि भाई मटेरियल ये ओरिजिन का है, उसका एक आपको एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या इंस्पेक्शन एजेंसी से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट होता है क्वालिटी सर्टिफिकेट और एक होता है इंश्योरेंस। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आप कहीं पे भी करो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, या इवन एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर आप उसमें डीलिंग कर रहे हो, तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स कॉमन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब शिपमेंट करो तो आप उसका ट्रांजिट टाइम भी आप उसका ट्रैक करो। कई बार क्या होता है हम शिपमेंट करते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन और उसमें क्या होता है कई बार शिपिंग कंपनी जो 30 दिन की वेसल होती है उसको 45 डेज की वेसल में वो शिपमेंट कर देती है, तो बायर आपका उसमें अपसेट हो जाते हैं, तो फिर आपको दूसरे ऑर्डर में या दूसरे उसमें तकलीफ आती है। तो एक तरह की आफ्टर सेल सर्विस हुई कि आप उसका ट्रैकिंग करो, जब तक मटेरियल नहीं पहुंचता है उसके आपकी अपडेट उसको बायर को दे दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर होल ट्रांजेक्शन, कि आप इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये सब प्रोसेस, ये रिस्क कंट्रोल, ये प्रोसेस उसमें कर सकते हैं। थर्ड आता है कि
कर लो दुनिया मुट्ठी में। जैसे मैंने एक ये स्लोगन इसलिए रखा है कि अब अगर समझो आप थर्ड कंट्री ट्रेड करते हैं, एक बार आपने जैसे कि मानक जी ने बताया कि जब आप थर्ड कंट्री ट्रेड करते हैं तो आप फिर दुनिया में कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन आप इसमें डील कर सकते हैं। तो थर्ड कंट्री ट्रेड क्या होता है कि आप हमेशा ये ध्यान देते हैं कि एक्सपोर्ट क्या करना है या इंपोर्ट क्या करना है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि भाई दुबई में अगर कुछ चीज़ अगर चाइना से इंपोर्ट हो रही है तो हम खुद उसको चाइना से दुबई सप्लाई कैसे करें, तो उसको बोलते हैं थर्ड कंट्री ट्रेड। एंड थर्ड कंट्री ट्रेड जो होता है वो एक रियल ग्लोबल एक्सपांशन होता है। व्हाई शुड बी डू इट? क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा सेटअप जो होता है वो सब सेम होता है। हमारा का जो ऐसी लाइसेंस हो या हमारा सेटअप हो, ऑफिस का अच्छा हो, आदमी हो, हमारा फाइनेंस गुडविल, वो वैसे भी यूज हो रही है। जब आप थर्ड कंट्री तो आपको सिर्फ एक आदमी रखना है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का। अगर समझो आप स्टील में हो और अगर आपको टेक्सटाइल का अगर समझो थर्ड कंट्री ट्रेड भी अगर आपको करना है तो आपको उसको स्पेशलिस्ट आपको रखना पड़ता है और आप उसमें थर्ड कंट्री ट्रेड कर सकते हैं। और थर्ड कंट्री ट्रेड में जब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली जैसे मैंने बताई 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एलसी होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाकी के जो 5 शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर ओमान से अगर कुछ परचेज करना है और चाइना में कुछ सप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, आप उससे एफओबी का आप डील करो, आप खुद का अपना फ्रेट अरेंज करो, तो वो एफओबी से डायरेक्ट अगर चाइना में आप शेयर डिलीवरी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उस डॉक्यूमेंट्स मंगाना और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं। हाउ टू डू इट, जैसे कि मैंने बताया, ये पूरा जो मैंने अभी हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट एलसी जो टर्म्स रखी सभी ट्रांजेक्शन में, सभी डीलिंग्स में सभी डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट जैसे कि यही होता है कि हमको रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत होता है कि जब आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का अगर आप एक्सपोर्ट कर ही रहे तो उस खर्चे से आप दूसरे प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। तो आपकी जो ऑफिस की कॉस्ट है वो सब चीज़ है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि क्या होता है कि थर्ड कंट्री ट्रेड में जो होता है आप एलसी बेसिस पे ज़्यादा डीलिंग करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने चाइना से कोई ऑर्डर लिया, चाइना से ऑर्डर लेने के बाद में आप बैक टू बैक एलसी में आप ओमान में एलसी वापस उसको दे सकते हो। तो आपका जो फंडिंग भी है वो एक लिमिटेशन होता है। अगर आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो चाइना की एलसी में आप ओमान में एलसी खोल सकते हो। तो आप देखो तो आपको फंडिंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ओनली 10-20% बैंक आपका मार्जिन रहती है। तो लेकिन आपको जो मार्जिन मिलता है वो पूरा 100% पे मिलता है, तो उसमें आरओए आपकी अच्छी होती है। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, एक अच्छा मार्केट डेवलप होता है, वाइड मार्केट आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज एंड एक्सप्लोर हाई टेनिस बिजनेस। अभी जैसे कि कई लोगों का ऐसा होता है कि अभी जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री तो चल रही है तो उस पर कई इंडस्ट्रीज शायद बंद हो सकती है या कई इंडस्ट्रीज में डिमांड इतनी नहीं रही। तो अगर आप बल्क कमोडिटी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जिसमें आप जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें हाई वैल्यू शिपमेंट्स होते हैं, 50-60 टन के इसमें शिपमेंट्स होते हैं। और एक टारगेट इंडस्ट्री जो आपकी होती है वो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज होती है। इन दो इंडस्ट्री में अगर आपकी अच्छी कॉन्टेक्ट्स है और अगर आपकी अच्छी फंडिंग है तो आप ये कोल लाइमस्टोन है, जिप्सम, महावीर जी आपकी है ना थोड़ा सा माइक है ना बोलते बोलते दूर हो रहा है तो उससे आवाज आपकी वापस थोड़ी सी कम धीरे आ रही है, प्लस थोड़ी सी स्पीड आप धीरे रखेंगे ना तो क्या क्लियर सुनाई देगा सभी को। हाँ जी, थोड़ा सा आपके एंड से लैग हो रहा है नेट का। हाँ अभी सुनाई दे रहा है। हाँ थोड़ा धीरे बोलिए और माइक पास में रखिए तो क्या सबको फिर प्रॉपर समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो टारगेट इंडस्ट्रीज है, जो आप सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत सारे रॉ मटेरियल जो होते हैं उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जिप्सम रिक्वायरमेंट, सीमेंट के लिए जिप्सम की रिक्वायरमेंट होती है और लाइमस्टोन की भी रिक्वायरमेंट होती है। स्टील इंडस्ट्रीज में भी लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। या हम लोग ये देखते हैं कि कोल की भी रिक्वायरमेंट अब मार्केट में बहुत होती है। तो ये बहुत एक अच्छी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है वो आप इसमें कर सकते हैं। और एक अच्छी प्लानिंग और एक फंडिंग के साथ करें तो आप अगर समझो एक शिपमेंट अगर आप 100-125 करोड़ का भी अगर आपको साल का टर्नओवर करना है तो कमोडिटी बिजनेस के थ्रू आप ये बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अभी जैसे हम आशापुरा में हम जब करते थे, जैसे कि अभी समझो साउथ अफ्रीका से अगर हमको कोल परचेज करना है तो कोल परचेज करके हम एक पर्टिकुलर कंट्री में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको दुबई में सप्लाई करना है या इंडिया में सप्लाई करना है तो एक बहुत ही अच्छा इसमें प्रोसेस होता है कि जिसमें आपको रिस्क ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आपको इसमें प्रोसेस की एक्सपर्टीज होनी चाहिए
कि एफओबी पे आप मटेरियल लेते हैं, मटेरियल लेने के बाद में आप उसमें वेसल चार्टरिंग कर सकते हैं। चार्टर करने के बाद में जब आप मटेरियल सप्लाई करते हैं तो वो सीएफआर बेसिस पे सप्लाई करते हैं। और कई बार इसमें ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे एक एलसी मिलती है और एलसी के बेसिस पे आप सप्लायर को भी पेमेंट करते हैं। जो फ्रेट का पेमेंट होता है वो आपको कैश बेसिस में भरना पड़ता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज अवर फ्रेट चार्टिंग बिजनेस। कई बार अभी ऐसा होता है कि आपको बल्क कमोडिटी में पूरी वैल्यू में अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज को आप एज ए फ्रेट सर्विस लॉजिस्टिक्स में आप उसको सर्विस दे सकते हो कि भाई आपका अगर ओमान से समझो अगर आपका जिप्सम लाना है तो आपका जो चार्टिंग का बिजनेस है वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसमें अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। और उसमें 2-3 तरह के वेसल चार्टिंग होता है, जैसे कि वॉइस चार्टिंग होता है और टाइम चार्टर होता है। तो आप खुद टाइम चार्टर करते हैं तो आप वेसल्स कहाँ है, क्या है, उसका भाड़ा क्या है, वो सब चीज़ उसको कैलकुलेट करके आप उसका कोट करते हैं। सेम है इसमें भी अच्छी आरओआई है और कैलकुलेटेड रिस्क होती है। दूसरा यही कहूँगा, जैसे कि कहते हैं शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज बिल्ट फॉर, कि हम एज ए एक्सपोर्टर अगर हम बन जाते हैं या इंपोर्टर बन जाते हैं तो हम हमेशा एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। उस फोकस न करके अगर हम थर्ड कंट्री ट्रेड करेंगे तो हम और ज़्यादा उसमें बेनिफिट करेंगे और दैट इज व्हाट इज पर्पस। थैंक यू। जय हिंद। Siddesh, if you have any question, please take हाँ, question. श्योर। थैंक यू महावीर जी, आपकी प्रेजेंटेशन काफी इलैबोरेटिव थी और काफी कुछ समझ में आया और इट इज वेरी स्टेप वाइज ओरिएंटेड। तो काफी अच्छा लगा, लोगों को भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बेसिकली आपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि हाउ यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट बायर्स एज वेल, तो इसके आप कोई एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं लोगों के से, या ऐसा कोई टूल हो जिसको वो यूज कर पाए? हाँ, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं, हम कॉर्पोरेट में हम इसका एक सिस्टम सेट करते हैं कि जिससे क्या होता है, आपका जो इंडस्ट्री होता है या आपका जो प्रोडक्ट होता है उसके रिलेटेड हम आपकी एक प्रोफाइल बनाते हैं। उस प्रोफाइल बनाने के बाद में जैसे गूगल में है, लिंक्डइन में है, फेसबुक में है। प्रोफाइल बनने के बाद में अभी समझो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई मेरे को मैंने एक जैसे कि एग्जांपल दिया कि मेरे को दुबई के सभी सीमेंट प्लांट्स को कांटेक्ट करना है, तो हम उसमें टारगेट करते हैं कि भाई मेरे को दुबई की सभी सीमेंट प्लांट्स को यूज़ करना है, तो वो आपको डेटा यूज़ करने को मिलती है। उसमें कमर्शियल यूटिलाइजेशन आप उसमें कर सकते हैं, प्लस आपका उसमें प्रमोशन कर सकते हैं। तो उसकी एक ट्रेनिंग रहती है, हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद में आप खुद भी अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उसका अभी जैसे और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के समय में अभी समझो कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई मेरे को बॉम्बे में बैठे-बैठे मेरे को दिल्ली के जो भी कॉर्पोरेट्स है उसमें मेरे को सेफ्टी मटेरियल सप्लाई करना है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करो तो आप पूरे दिल्ली के डेटा को आप कैप्चर कर सकते हो। कैप्चर करके जो भी परचेज मैनेजर है या इवन जो नॉर्मल पब्लिक है उसको भी आप कैप्चर कर सकते हो। प्लस गूगल में भी अभी कई बार ऐसा होता है कि कई लोग उस सेफ्टी मटेरियल के बारे में सर्च करते रहते हैं। तो सर्च करते हैं तो ऐसे ही लोगों को आपका डेटा दिखता है या आपका मार्केटिंग दिखता है कि जो लोग उस सेफ्टी मटेरियल में इंटरेस्टेड हो। ओके। एक और क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल डिस्प्यूट्स? डिस्प्यूट्स में जैसे मैंने आपको यही बोला है कि एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। आप जब भी अगर लीगल टर्म्स में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो बनाया है उसकी आपकी टर्म्स जो होती है वो आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और सेकेंड चीज़ ये इस पर डिपेंड करती है कि आपकी आर्बिट्रेशन जो एजेंसी है वो कौन सी है। आपकी अगर इंडिया में है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप करो, या आपका अगर एक कॉमन एजेंसी है तो उसको आपको एक एज ए पर्टिकुलर एक लॉयर उसका उस एजेंसी का आपको रखना पड़ता है। सीएट का जैसे मैंने बोला सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर है, तो उसके हिसाब से आपको ये यूज़ करना पड़ता है। तो आर देयर एनी इंटरनेशनल लॉ फॉर्म्स, रिलायबल लॉ फॉर्म्स जो ये सब हैंडल करती हो डिस्प्यूट्स वर्ल्ड वाइड? हाँ, आप अभी जैसे बॉम्बे में भी कई ऐसी एजेंसी है जो सीआई स्पेशल जो लॉयर्स रहेंगे, आपको उस पर्टिकुलर कौन सी आर्बिट्रेटर है उस आर्बिट्रेटर के हिसाब से आपको लॉयर फाइंड आउट करना। ओके। हाँ 370 था।
एक क्वेश्चन है, CFS charges are charging by CFS as per the tariff. So is there any tool to negotiate CFS charges? टूल कहने का मतलब आपको वही है, अभी जैसे आपका पूरे महीने का या पूरे सॉरी साल के कितने कंटेनर्स है, तो उसके हिसाब से आपको ये जो शिपिंग कंपनीज को है या CFS प्रोवाइडर्स को है, आपको कई एजेंसीज ऐसी होती है जो CFS फ्रेट वगैरह सब एक साथ प्रोवाइड करती है, तो आप एक वन टाइम डील भी उससे ले सकते हैं कि भाई मेरा अगर 3 महीने का इतने कंटेनर्स है, तो वो हिसाब से आप उस पर नेगोशिएट करते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम हर एक कंटेनर का अलग अलग CFS चार्जेस देते हैं, तो अगर आप एक साथ बल्क डील करते हैं तो आपको CFS में उसका फायदा मिलता है। ओके, या और अभी जैसे प्लीज कंटिन्यू। नहीं, वही नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि आपने जो चार्टर्ड वेसल या ब्रिक बल्क के बारे में बताया, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अबव इन मेट्रिक टन्स, अगर बात करें तो? हाँ, अभी जैसे नॉर्मली अगर आप एक वायबल अगर आप एक क्वांटिटी बोलो कि जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो एक 50,000 टन की होती है, वैसे तो आप 25,000 टन की भी वेसल ले सकती है, और छोटे भी ले सकती है, लेकिन जो फ्रेट पोर्शन है वो 50,000 टन की वेसल में जो उसको बोलते हैं सुप्रामैक्स, सुप्रामैक्स में आप जो है वेसल हायर कर सकते हो, बट क्वांटिटी 50,000 टन की एक वो कहते हैं ना कि एक आइडियल क्वांटिटी होती है। नहीं तो 25,000 टन में फिर आपका क्या होगा, फ्रेट ज़्यादा हो जाएगा। 50,000 टन की वेसल ज़्यादा होती है, उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। ओके, और आपने जैसा पेड डेटा के बारे में बताया था कि इट इज यू कैन एक्सेस दैट एंड रीच आउट टू बायर्स, तो आपके पास ऐसा कोई ऐसी कोई साइट्स है जहाँ से हम और एजेंसीज है जहाँ से हम वो पेड डेटा ले सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, प्लेट से मिलता है, आपका ICICI से मिलता है, इन सब से आप अपनी डेटा ले सकते हैं। ओके, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। उनका कहना है कि आई एम नॉट एबल टू मेक पेमेंट टू ईरान फ्रॉम इंडियन बैंक एंड ही वांट्स टू एक्सपोर्ट ईरान जिप्सम, इंपोर्ट ईरान जिप्सम। ईरान जिप्सम इनको इंपोर्ट करना है। अभी क्या होता रहा है कि जिप्सम में कई ईरानियन कंपनीज जो है उनका दुबई में ऑफिस ओपन हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि आप दुबई में उसको पेमेंट करिए। कई ऐसे मेरे भी नज़र में है जिन्होंने उनको अप्रोच किया था कि आप इंडिया के थ्रू पेमेंट में बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उनके सब ईरानी कंपनीज के जो ऑफिस है जो दुबई में है, आप दुबई में अगर आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप शिपमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमने इंडिया से भी ट्राई किया, लेकिन फिर वो प्रोसेस होता नहीं है। ओके, वो ऐसा कह रहे हैं कि इंडियन बैंक वांट COO विदाउट ईरान नेम। हाँ, तो वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन बैंक्स का वो सब रेगुलेशंस के हिसाब से वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार इन जनरल बोलते हैं कि भाई हाँ आप कर लो, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है तो वो CO में इसकी तकलीफ आती है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप अगर ईरान से अगर आप डीलिंग कर रहे हो तो आप दुबई के थ्रू करो, और दुबई में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी कई लोग चेंज कर देते हैं, दुबई के ओरिजिन का बता देते हैं, उसमें एक इनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके हिसाब से आप फिर पेमेंट भी आप सेफली आप नेगोशिएट कर सकते हो। ओके, another question is there any agency to obtain various standard certification? क्वालिटी सर्टिफिकेशन? हाँ है ना। अभी जैसे इंटरटेक है, SGS है, CCIC है, ये सब ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज है, तो वो आपका क्वालिटी सर्टिफिकेट करती है। ओके, कैन यू एक सेकंड महावीर जी, कैन यू ऐड द नेम इन योर PPT एंड शेयर? जब आप ये PPT शेयर करोगे मेंबर्स को ग्रुप में, तब ये एजेंसीज नंबर के एंड नाम ईमेल ऐड कर देंगे प्लीज। हाँ ठीक है, मैं इसका एक रिवाइज प्रॉपर और इन्फॉर्मेशन इसमें डालूंगा, तो इस इन्फॉर्मेशन डाल के मैं शेयर कर सकता हूँ। चलेगा साहब, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनर इंश्योरेंस, एक्सपोर्टर, शिपिंग लाइन और ट्रांसपोर्टर? हु इज पेएबल डैमेज ऑफ कंटेनर इन केस ऑफ एक्सीडेंट इन रोड और सी? आई कांट हियर इट, वापस बोलेंगे? हाँ, इनका ये पूछना चाह रहे हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डैमेज होता है कंटेनर को रोड या सी में, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कंटेनर इंश्योरेंस, एक्सपोर्टर, शिपिंग लाइन और ट्रांसपोर्टर? नहीं, जब अगर कंटेनर का अगर उसमें बीच में जैसे कि हम मरीन इंश्योरेंस करते हैं, तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम की होती है, वो एजेंसी उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है और उससे क्लेम पास किया जाता है।
ओके, एक क्वेश्चन है, जो आपने इनको टर्म्स के बारे में बताया था, तो उसमें इनका पूछना है कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ। जी, जब आप एफओबी करते हैं तो एफओबी में तो जैसे मैंने आपको बताया आपको इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर सीआईएफआर कर रहे सीआईएफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तभी आपको इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सीआईएफ अगर आप कर रहे हैं तो इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अब आपकी खुद की हो जाती है। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि ECGC is not covering full value of shipment and it is based on various ECGC policies. So how to choose ECGC policy? ईसीजीसी का अभी जैसे एक ओपन पॉलिसीज भी आता है, कई बार इन लोग एक पूरे अभी जैसे आपका पूरे साल का क्या ट्रांजैक्शन होगा उसके हिसाब से वो पॉलिसीज भी देते हैं, तो ओपन पॉलिसी रहती है तो आपके सभी शिपमेंट कवर हो जाते हैं उसमें। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट क्लॉज शुड बी देयर इन द LC so that your bank can add confirmation in the LC? आपको उसमें लिखना पड़ता है मे एड, MAY मे ADD एड, लाइक एक कंफर्मेशन करके एक क्लॉज आता है कि कंफर्मेशन क्या चाहिए। अभी या तो अगर आप मे ऐड होगा या उसमें होगा विदाउट, विदाउट मतलब आप उसको कंफर्म नहीं करवा सकते, और अगर आप मे ऐड करेंगे तो आप उसको कंफर्म करवा सकते हैं। ओके, फिर आपके ऊपर ऑप्शन रहता है कि भाई अभी कई लोग क्या इसको समझते हैं कि भाई मेरे को कंफर्म एलसी मिल गई, कंफर्म एलसी मेरे बैंक में एलसी, वो कंफर्म एलसी नहीं होती है। एलसी आई है, वो एडवाइस की गई है आपकी बैंक को, वो कंफर्म एलसी नहीं होती है। आपको कंफर्मेशन ऐड करवाना पड़ता है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, बट इट आल्सो एड्स टू योर सिक्योरिटी। ओके, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू अवेल गवर्नमेंट CC लोन स्कीम्स फॉर एग्जाम, does ECGC completely ensures invoice payment? लोन यू आर सेइंग? हाँ, कि गवर्नमेंट के जो CC लोन स्कीम्स होते हैं उनको कैसे अवेल कर सकते हैं? वो आपको आई थिंक लोकली आपको बैंक से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सब लोन की फैसिलिटीज वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं Okay. करते। Okay. And how to maintain payment section with bank or individuals? How to maintain? हाँ, I didn't get you. ओके, तो उसको स्किप करते हैं। एक ये है कि कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन बैंकिंग फाइनेंस in the export field, as many banks are not giving LC or contract finance. Banks are charging more than 7 to 8%. तो इसके बारे में वो जानना चाहेंगे बैंकिंग फाइनेंस किस तरीके से वर्क करती है। बैंक के फाइनेंस में अभी जैसे कि पहले के वो बायर्स एलसी के फाइनेंस आते थे, तो अभी ये जो बीच में जो फ्रॉड्स हो गए तो बायर्स एलसी, बायर्स क्रेडिट जो फाइनेंस होते थे वो अभी बंद कर दिए हैं, तो बैंक भी अभी सेफ गेम कर रही है। तो वो हिसाब से अगर आप एलसी में हैं तो आपकी लिमिट्स क्या है, आपके ट्रांजेक्शन क्या है, आपका रिकॉर्ड्स क्या है, उसके हिसाब से आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि डू यू हेल्प इन DGFT अप्रूवल्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स अंडर लाइसेंस ओनली? जी, मेरा जैसे मैंने आपको बताया, मेरा मेन एक्सपीरियंस रहता है कि ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट में, कि भाई आप ग्लोबली अगर कोई चीज़ को डेवलप करना है, बायर के साथ डेवलप करना है, बायर डेवलप करना है, या आपको नेशनल ट्रांजेक्शंस करने हैं, देयर आई हैव दैट एक्सपर्टीज। आई मीन वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द लोकल रेगुलेशंस एंड ऑल। ओके, एक और क्वेश्चन आया है कि हाउ डू आई फाइंड क्रेडिबिलिटी ऑफ माय सप्लायर? सेम जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई सप्लायर है तो आप उसको पूछिए कि अगर उसने कोई शिपमेंट्स किए तो ये जो 3 BL कॉपी उससे मंगवाइए। BL कॉपी उसका एक प्रूफ होता है कि उसने कुछ शिपमेंट्स किए हैं, और उसी से उसका पता चल जाता है कि वो क्रेडिबल है कि नहीं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि DNB रिपोर्ट आती है, वो DNB रिपोर्ट में भी जो एजेंसी होती है वो कुछ चार्जेस लेती है, वो चार्जेस के बेसिस पे आपको बताती है कि भाई हाँ ये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। ये 2 तरीके एक ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई एजेंसी है जो हेल्प कर सकती है उनको इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट प्रोस्पेक्टिव बायर्स थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम खुद प्रोवाइड करते हैं एजेंसीज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम एक्सपोर्ट कंसल्टेंसीज का ज़्यादा इसमें नहीं करते हैं। दिस वाज जस्ट लाइक आई जस्ट शेयर माय नॉलेज इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम ज़्यादातर वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कंसल्टेंसी ट्रेनिंग देते हैं। हम काफ़ी प्रोफेशनल्स को इसमें ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक हमारे
देखा जाए तो मोर देन 3,500 लोगों को हमने इसमें ट्रेनिंग दी है, एंड दैट इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योर, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल्स। क्योंकि क्या होता है इसका, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, ये सभी इंडस्ट्रीज के लिए। अभी फॉर एग्जांपल अपने लाइक अपने फैमिली में है या अपने फैमिली कोई भी एक हाउसवाइफ होती है, अगर वो टिफिन सर्विस भी चालू करते हैं तो उनके पास एक टूल नहीं होता है कि भाई उसको कैसे कॉर्पोरेट्स में उसको मार्केटिंग किया जाए उस सर्विसेज का। तो एक उनका भी एक हम प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल बना के फिर पूरे कॉर्पोरेट्स में हम उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो अगर किसी को भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, उसका बेनिफिट लेना है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड दैट इज व्हाट वी आर मेनली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ओके, एक क्वेश्चन ये आया है, इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्हाट इनपुट क्रेडिट्स, ड्यूटी बेनिफिट्स एंड सेल्स बेनिफिट्स वी गेट? हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। आपका एचएस कोड जो होता है, उस एचएस कोड के हिसाब से आपको जो एग्जिम पॉलिसी होती है उसके ऊपर वो चीज़ की डिटेल्स होती है कि भाई आपको उसमें कितनी इनपुट करेंगे। हर एक प्रोडक्ट का उसमें डिफरेंट परसेंटेज होता है, डिफरेंट जैसे एमईआईस वगैरह भी होती है, तो पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट होती है। किसी में 1%, किसी में 2%, किसी में 3%, ऑन एन एवरेज 3-4% के आसपास होते हैं। ओके, एंड एक क्वेश्चन ये है, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स और पैकिंग क्रेडिट? इंटरेस्ट जैसे कि वही बताइए, सब चीज़ें आपके लोकल फाइनेंस में आ जाती है, तो आपको बैंक से या डीजीएफटी से या आईपीसी से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा उसमें। ओके, जी, हमारा कैसा रहता है कि अगर हमको एक्सपोर्ट्स में भी अगर कुछ रहता है, अगर जाता है जैसे प्रोसेस वाइज या कस्टम वाइज या जो इश्यूज ना, इवन मैं हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी हम नहीं करते ना, मैंने मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी हमने यही किया है कि हम ग्लोबली बिजनेस डेवलप कैसे करना है, वो उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। कि कई बार क्या होता है, ये सब चीज़ों के लिए आपको कई कस्टम एजेंसीज या सब उसकी सर्विस आपको मिल जाती है। ओके, एक मेंबर को आपसे सजेशन चाहिए था कि ही वांट्स टू शिफ्ट हिज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना टू वियतनाम। व्हाट यू वांट्स टू इम्पोर्ट? ही वांट्स टू शिफ्ट हिज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना टू वियतनाम, तो आपका सजेशन चाहिए। शिफ्ट करना है या उसको ट्रेड करना है? उनको शिफ्ट करना है, मतलब पहले शायद चाइना से इंपोर्ट करते थे, अब वियतनाम से करना है उनको इंपोर्ट। हाँ, तो इम्पोर्ट मीन्स इसमें सजेशन क्या, डायरेक्टली उनको सप्लायर्स को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने जो बताए हैं कि किस तरीके से वो बायर है या सेलर है, वो उसको डेवलप कर सकते हैं। या जैसे दूसरा मैंने जैसे बताया कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके उनको अगर अपना प्रोडक्ट या कंपनी का प्रमोशन करना है, तो इंपोर्टर भी यूज़ कर सकता है, एक्सपोर्टर भी यूज़ कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, फिर वो पर्टिकुलर वियतनाम को हम टारगेट करेंगे। टारगेट में अगर जो भी उनकी इंडस्ट्री होगी, उस इंडस्ट्री को उसके जो भी मार्केटिंग वाले भी, अभी ये टाइम पे हमको मार्केटिंग वालों को टारगेट करना पड़ेगा, तो हम सभी वियतनाम के मार्केटिंग को टारगेट करके उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन, उनके कंपनी का प्रमोशन कर सकते हैं। ओके, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है, मैं मेरे सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि आप एक तरह से वो, जैसे कि महाभारत में हम देखते थे या रामायण में हम देखते थे ना कि साधु जो तपस्या करते थे, तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी आते थे और आशीर्वाद देते थे कि तथास्तु। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है, आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर एक विद इन ए वीक अगर आपको कोई कंपनी का प्रमोशन करना है, आपने नई भी कंपनी अगर ओपन की है, मार्केटिंग करना है, तो हम पूरी सिटी कवर कर सकते हैं। आप अगर समझो चन्नी रोड में बैठे हैं, चन्नी रोड का एरिया भी अगर आपको कवर करना है, तो हम पर्टिकुलर एरिया में भी मार्केटिंग करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट्स लाइक डीए, एडवांस, एलसी फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? ज़्यादातर हम लोग अभी जैसे पेमेंट जो होते हैं, ये 3-4 पेमेंट टर्म्स होते हैं। सबसे सेफ टर्म जो होता है वो एलसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में 2 टाइप के एलसी होती है, एक होती है साइट एलसी होती है, एक होती है यूसांस एलसी। साइट एलसी में आपका जो पेमेंट होता है वो आपको इमीडिएटली लाइक नेगोशिएशन के 5-7 दिन में आपका पेमेंट आ जाता है। दूसरी होती है यूसांस एलसी। यूसांस एलसी में क्या होता है कि आप बायर को टाइम देते हैं कि भाई मेरे शिपमेंट से 30 दिन के अंदर आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा, बट उसमें क्या रहती है, आपकी गारंटी रहती है 30 दिन के अंदर वो पेमेंट आएगा ही आएगा। अब भले क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको बैंक पेमेंट कर देती है। और उसमें क्या रहता है, कई लोग क्या रहता है, बायर को क्रेडिट चाहिए रहता है 30 दिन का, तो वो क्रेडिट तो दे देते हैं, फिर बाद में एलसी डिस्काउंट कर देते हैं, तो एक बायर को भी फैसिलिटी मिल जाती है और आपको भी मिल जाती है। थर्ड, जैसे आपने बताया डीए होता है डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्टेंस, कि आप कोई भी अगर आप डील कर रहे हैं, राइट, तो इट इज़ लाइक के ओपन क्रेडिट। आप अपने बायर्स को आपने माल बेच दिया, आपने अपने बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया,
कि भाई ठीक है, मैं आपको ये 30 दिन का डीए होता है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, या जितने भी दिन का उसकी क्रेडिट होती है उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाता है। और एक होता है डीपी। डीपी में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स तभी उसको मिलेंगे जब वो पेमेंट करेगा। तो कहना मतलब डीए और डीपी में आपका गारंटी किसी का नहीं होता है। कल को आपने शिपमेंट कर लिया, आपने डीए एक्सेप्ट कर लिया, या आपने इवन डीपी भी एक्सेप्ट कर लिया, कल को वो ना भी बोल सकता है। लेकिन अगर आप एलसी अगर आप यूज कर रहे हैं तो एलसी में बैंक का आपको गारंटी रहता है। एलसी के बिना आई वुड सजेस्ट कि हम कभी भी ऐसा डीलिंग नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी बिग कंपनी, एक बड़ा ग्रुप के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो फिर भले आप कोई भी क्रेडिट दे सकते हैं। ओके, एक मेंबर का क्वेश्चन ये है कि ही वांट्स टू एक्सपोर्ट द मार्केट्स इन अफ्रीका, so is it advisable to have an office in Dubai to target that particular market? अफ्रीकन मार्केट, हाँ, उन्हें मतलब अफ्रीका में आगे से फ्यूचर में एक्सपोर्ट करना है, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि दुबई में ऑफिस खोलना एडवाइजेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। अफ्रीकन मार्केट के लिए दुबई ऑफिस ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका शिपमेंट जो होगा, आपका पेमेंट वगैरह से दुबई ऑफिस स्पेशली एक इसके लिए, एक तो ईरान ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि अभी कई बैंक्स जो होती है वो उसमें डीलिंग नहीं करते, तो इसके लिए दुबई ऑफिस हो। और एक दुबई ऑफिस का फ़र्क क्या पड़ता है कि वहाँ पे इंटरनेशनल मूवमेंट अच्छा होता है, कि भाई आपके ऑफिस वहाँ पे है तो इंटरनेशनल मूवमेंट है, पेमेंट के आपके लाइक उनकी जो पॉलिसीज होती है वो सब अच्छी है। तो यहाँ से लोग टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, दुबई ऑफिस रखते हैं, दुबई से डीलिंग करते हैं, तो उसका टैक्स अवॉइडेंस का फ़ायदा मिल जाता है दुबई में। तो वो एक चीज़ का फ़ायदा होता है, ईरान के शिपमेंट का फ़ायदा होता है, और दैट इज़ मोर अबाउट। लेकिन अगर कोई कंट्री में आपका अगर प्रोडक्ट और करेंसी अगर एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए आपको दुबई में ऑफिस करने की ज़रूरत है। Okay, so I guess we have covered majority of the questions. So I request other members, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी वगैरह हो, महावीर जी का नंबर वगैरह मैंने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, और मैं वापस आपको ईमेल कर दूंगा उनकी ईमेल आईडी, नंबर एंड प्रेजेंटेशन, तो आप उनसे अलग से 1-to-1 कंसल्ट भी कर सकते हैं। एंड आई थैंक महावीर जी फॉर एन एक्सट्रीमली वंडरफुल सेशन। आपने काफ़ी कुछ बहुत इसे कवर किया, हर चीज़ बहुत प्रोसेस वाइज आपने डिफाइन करी, एंड आई गेस आपकी प्रेजेंटेशन देके किसी को भी अगर एक्सपोर्ट में एंटर करना बहुत आसानी से कर सकता है। नाउ आई रिक्वेस्ट विजय जी जिरावला, आर डायरेक्टर इन चार्ज JBN, टू प्लीज से वोट ऑफ थैंक्स। और सिद्धेश जी, मैं एक इसमें बताना चाहूँगा कि ये तो अभी जैसे मैंने बोला कि हमारा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसल्टेंसी का ज़्यादा काम नहीं, हम अभी मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम डिजिटल पे ध्यान। अभी जैसे विजय जी से हमारा बात हुआ था कि भाई आपने इतना 15 साल आपने काम किया है, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एज ए कंसल्टेंसी काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होती है। तो मैंने मेरे को कहते हैं कि पूरे 16-17 साल के जो एक्सपीरियंस की किताब है वो मैंने मेरे सामने रखी कि भाई ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और प्लस और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक्त मेरा विजय जी से और जीटू से बात चल रहा था, आई मस्ट अप्रिशिएट कि जिस तरीके से उन्होंने इस केस को लाइक किया कि मैं मेरा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी अगर किसी को भी अगर कोई भी एक्सपोर्ट के रिलेटेड में कुछ भी अगर ज़रूरत है तो वो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल महावीर जी, ओवर टू यू विजय जी। Great, sir. Thank you so much, Mahavir ji, for sharing your knowledge. I appreciate the way you have shared your knowledge. और फ्यूचर में भी अगर किसी मेंबर को या किसी को आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो प्लीज सी इफ यू कैन कंसीडर द बेस्ट, यू कैन हेल्प देम, गाइड देम, सजेस्ट देम. So thank you so much, Mahavir ji. Yeah. And thank you so much, members, for joining. I hope you liked the whatever Mahavir ji has given the message. I hope you liked the message.